हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मार्केटिंग और ये हमारी काफ़ी लेंथी यूनिट भी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है। जैसे हमने कहा था फाइनेंशियल मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों मिलाकर 20 मार्क्स के हैं। इन द सेम मैनर मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोनों भी हमारी 20 मार्क्स की यूनिट होती हैं, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो 6 to 8 मार्क्स की ही जाती है। मेन पार्ट जो है 20 में से 12 to 14 मार्क्स का भी कई बार चला जाता है। 12 का तो है ही, ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट है, काफ़ी लंबी यूनिट हो जाती है। इसमें से कुछ चीज़ें अब सिलेबस में नहीं भी हैं, वो हम नहीं करेंगे। देखिए मार्केटिंग होती क्या है, इसको बिल्कुल शुरू से करें। मार्केटिंग से पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट। मार्केट के बारे में दो तरीके के ओपिनियन हैं। एक तो हम अपना क्लासिकल कह लें, या बल्कि हमें कहना चाहिए ट्रेडिशनल भी है, कि जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनली हम मार्केट से मतलब क्या मानते हैं। और एक हमारा जो है, ठीक है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो है वो हमारी अप्रोच क्या है मार्केट को लेकर, और दूसरी हमारी है मॉडर्न अप्रोच जो है आज हम मार्केट को क्या मानते हैं। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम मार्केट किसी एक प्लेस को मानते हैं। मार्केट एक प्लेस को मानते हैं जहाँ पर हम चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को खरीदते और बेचते हुए हम लोगों को देख रहे हैं। हम ट्रेडिशनल अप्रोच में उसको मार्केट कह रहे थे कि सीपी मार्केट है, चांदनी चौक की मार्केट है, या ये मुंबई की मार्केट है, जो भी हम प्लेस से रिलेट कर रहे थे किसी भी मार्केट को। ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी, एक प्लेस जो कि बायर्स एंड सेलर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, जिसको हम पहले मार्केटिंग कह रहे थे। लेकिन आज के दिन पर हम प्लेस को नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक मैकेनिज्म की। और एक चीज़ होती है कि पहले में हम एक प्लेस जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें जो हैं सेल और बाय जो है वो करी जा रही हैं। लेकिन आज के दिन पर हम मॉडर्न में क्या कह रहे हैं, मॉडर्न में हम प्लेस नहीं मान रहे हैं। मॉडर्न के अकॉर्डिंगली मार्केट का नाम है एक मैकेनिज्म का, जो कि बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करता ही करता है ऑफ ए कमोडिटी। और इसमें बायर्स जो हैं वो हमारे जो प्रेजेंट के हैं वो भी आते हैं, प्रेजेंट बायर और प्लस प्रोस्पेक्टिव बायर, यानी कि संभावित, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो आगे उन चीज़ों को खरीदेंगे। तो ये हमारी हुई डेफिनेशन मार्केट की, कि ट्रेडिशनल अप्रोच से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज के दिन एक कंपनी अगर टेलीफोन कोई भी फ़ोन सेट अलग से लेकर आती है, अब उस मोबाइल सेट जो है उसके लिए मार्केट कौन है, जो उसके प्रेजेंट कस्टमर हैं ब्रांड के वो तो हैं ही हैं, जो उसमें और ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं प्रोस्पेक्टिव मार्केट, उनको भी। जो भी प्लेटफॉर्म कनेक्ट करने का काम करे, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मीडियम से आप अपने बायर्स और सेलर को कनेक्ट कर पाओगे, प्रोस्पेक्टिव बायर्स तक अपनी बात पहुंचा पाओगे, वो सब आपकी मार्केट है। टीवी में जो ऐड आ रही हैं वो किसके लिए आ रही हैं, मार्केट के लिए, कि उन्होंने अपनी मार्केट चूज़ करी, वहाँ तक वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। तो मार्केट को उन्होंने डिफाइन किया वो सारा एरिया जहाँ तक उनके बायर्स और प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो हैं वो स्प्रेडेड हैं। वो कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया होना बिल्कुल भी कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। मार्केट जो है आपकी कहीं तक भी हो सकती है। और यही हमारी डेफिनेशन बनती है मार्केट की, जो मॉडर्न अप्रोच कह रहे हैं। ट्रेडिशनली प्लेस वाली थी, सिर्फ एक ज्योग्राफिकल का कंसंट्रेशन थी बायर्स की, लेकिन आज के दिन पर वो लिमिटेशंस ब्रेक हो गई हैं। इसके बाद आती है मार्केटिंग की। जैसे मार्केट की कंसेप्ट चेंज हुई है, ओवर द टाइम मार्केटिंग की कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मार्केटिंग कोई एक एक्टिविटी नहीं है कि चीज़ें उठाई और बेच दी, दैट इज़ सेलिंग। मार्केटिंग एक पूरी की पूरी प्रोसेस है। फिलिप कॉटलर जो मेनली मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, तो उनकी स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन थ्रू ए वैल्यूएबल नीड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड, कि आप कुछ ऐसा बनाओ जिससे आपको प्रॉफिट हो और कंज्यूमर्स की नीड एंड वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन,
कस्टमर सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करने की पूरी प्रोसेस है। इसमें आपको जो करना पड़े, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइजेस, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करने पड़े, आफ्टर सेल सर्विसेज बढ़ानी पड़े, जो भी कुछ करना पड़े जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ती चली जाए और आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाए, वो पूरी प्रोसेस मार्केटिंग है। ये हमारी मार्केटिंग की डेफिनेशन सेलिंग की कंसेप्ट से बहुत आगे जाती है। हम इसको बाद में सेलिंग के साथ कंपेयर भी करेंगे। तो मार्केटिंग एक काफ़ी ब्रॉडर कंसेप्ट है जो सिर्फ चीज़ों को बेचने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखती। आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी करना है और अपना जो एक्सचेंज प्रपोजिशन है उसको एक प्रॉफिटेबल जो है कंपोजिशन भी बनाना है। ये मार्केटिंग हो गई। अब बात आती है मार्केटिंग की फीचर्स क्या होती हैं। मार्केटिंग की फीचर्स हैं, हमें ये समझना है कि अगर ये सब फीचर नहीं है तो वो काम मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आप कुछ और ही कर रहे हो। कौन कौन सी हैं फीचर? सबसे पहली होती है नीड्स एंड वांट्स। देखिए नीड्स क्या होती है? इनहेरेंट ज़रूरतें होती हैं ना, जो हमारी इनहेरेंट डिज़ायर जो होती हैं, जिनको हमें सेटिस्फाई करना रहता है, वो हमारी होती हैं नीड्स। और वांट्स होती हैं उनके स्पेसिफिक सोल्यूशन जो हम उनको सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं। भूख सभी को लग रही है तो भूख हमारी जो है नीड क्रिएट करती है फूड के लिए, लेकिन जो हमारी कस्टमाइज्ड, हमारे कल्चर से डिज़ाइंड जो सोल्यूशन है उन प्रॉब्लम के, कि किसी को उस भूख को सेटिस्फाई करने के लिए वेज खाना है, किसी को नॉन वेज खाना है, किसी को डोसा खाना है, किसी को छोले भटूरे बर्गर खाना है, तो वो सब हमने वांट्स जो हैं वो कस्टमाइज्ड हैं। नीड्स कस्टमाइज नहीं है। नीड्स सभी की हैं, भूख सभी को लगी, प्यास सभी को लगी, लेकिन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी आपने अपनी वैल्यू सिस्टम के बेसिस पर सोल्यूशन चूज़ करा वो हमारी क्या हो जाएगी? वांट्स हो जाएगी। तो नीड्स और वांट्स की नहीं है ना, तो मार्केटिंग करेंगे ही कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है हम कौन सी नीड्स या वांट्स जो हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। पहली चीज़ यही फीचर होती है मार्केटिंग की कि ये हमारी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद आपने नीड्स एंड वांट्स को समझकर उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन तैयार करना होता है। क्रिएटिंग ए market offering creating a bundle of utility that you are going to serve on the basis of needs and wants that you have identified to solve for। तो जो भी आप सोल्यूशन करने जा रहे हो आपको वो बंडल ऑफ यूटिलिटीज जो है वो चुनना है। ये हो गया क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। फिर उसके बाद होता है कस्टमर वैल्यू। आपको कुछ ऐसा बनाना है कि जो कि कस्टमर को लगे कि वो जस्ट सेक्रीफाइस कर रहा है, पे कर रहा है, वर्थ भी है उसको पे करने के लिए। तो ये हमारी हो गई कस्टमर वैल्यू। क्योंकि अगर कस्टमर ट्रेड ऑफ कर रहा है, वो जो चीज़ों के लिए पे कर रहा है और जो उस यूटिलिटी उसको मिल रही है, अगर वो उनको बैलेंस में नहीं पाता है तो वो उस चीज़ को नहीं खरीदेगा। तो आपको ये भी श्योर होना है कि कस्टमर उस चीज़ को खरीदे, इसके लिए ऐसा बनाना है कि वो कंज्यूमर के लिए वर्थ बाइंग हो। कस्टमर वैल्यू। और लास्ट हुआ एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसको तो हम बोलते हैं एसेंस है ये मार्केटिंग का। अगर एक्सचेंज मैकेनिज्म भी नहीं बना पाए, आपने खूब रिसर्च करके नीड्स एंड वांट्स मार्केट का पता किया, फिर आपने पता किया कि हाँ हम इसके अकॉर्डिंगली चीज़ क्या बना सकते हैं, वो भी आपने डेवलप करी, प्रॉपर तरीके से प्राइसिंग प्लेसिंग सब कुछ किया। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर खरीदने जा रहा है तो उसको ये नहीं लग रहा है कि ये चीज़ मुझे नहीं महंगी लग रही है, उसको ठीक लग रही है। लेकिन अगर जब वो खरीदने जा रहा है उसको एक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जो कि एक पूरी तरीके से एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, ट्रांसफरेबल हो, जहाँ पर बिल्कुल आसानी से हो जाए, अप्रोचेबल हो, एक्सेसिबल जिसको कह सकते हैं, बायर्स और सेलर्स जिस पर फ्रीली नेगोशिएट कर सकें, दोनों के पास राइट टू चूज़, राइट टू रिजेक्ट रहे चीज़ों को, पेमेंट वो कर सके। ये हमने एक ऐसा एक्सचेंज मैकेनिज्म तैयार करना ज़रूरी होता है। ये हमारी हो गई फोर्थ फीचर। इसमें से एक भी फीचर को हटा दो, आपकी मार्केटिंग है ही नहीं। अगर चारों काम एक साथ कर रहे हो तो मार्केटिंग है। आपने नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई करी, उसके बाद उस नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली अपनी मार्केट ऑफरिंग तैयार करी। ये भी ध्यान रखा कि कस्टमर के लिए इस चीज़ की वर्थ बनी रहे, इसके लिए हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइसिंग पर काम किया, और एक एक्सचेंज मैकेनिज्म हमने डेवलप किया कि जो कि हमारा एक्सेसिबल रहे, अवेलेबल हो, और जहाँ पर दोनों पार्टी फ्रीली मीट कर सकें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के राइट के साथ। ये हमारा हो गया एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब बात आती है व्हाट कैन बी मार्केटेड। तो यहाँ पर बोला यहाँ पर एक स्टेटमेंट आई व्हाट कैन नॉट बी मार्केटेड।
क्या नहीं मार्केट किया जा सकता? एवरीथिंग विच सेटिस्फाई एनी नीड्स एंड वांट्स ऑफ यू, दैट कैन बी मार्केटेड। आपका डर भी मार्केटिंग किया गया। हमने अपने हॉरर मूवीज़ के लिए पैसा क्यों दिया? हॉरर, हमारे डर की भी मार्केटिंग हो रही है कि हम अगर डरना चाह रहे हैं तो हॉरर मूवी बनी। तो व्हाट कैन बी मार्केटेड, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो विजिबल गुड्स हैं कि आपके पैन, कॉपी, खाने की चीज़ें, शूज़, कपड़े वही बिके। जितने गुड्स नहीं बिके उससे तो ज़्यादा की सर्विसेज की मार्केटिंग करी गई। आप मूवी है, मूवी में क्या चीज़ उठा कर ला रहे हो? मार्केटिंग करी गई। सर्विसेज की मार्केटिंग है, एक जो पॉलिटिकल लीडर है उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसकी पार्टी की मार्केटिंग हो रही है। एक आइडिया लेकर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या कोई भी, उस आइडिया की मार्केटिंग है। हम सारा दिन ये कोविड-19 की ऐड देख रहे हैं, क्या मार्केट किया जा रहा है? हमें वो आइडिया ही तो सेल किया जा रहा है कि आप इसको मान लीजिए। तो मार्केटिंग हर उस चीज़ की हो सकती है जो किसी तरीके की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता हो। कोई आइडिया की किसी भी चीज़ के लिए, हर वो चीज़ जिसके लिए आप टाइम और एनर्जी और पैसा देने के लिए तैयार हो, उसको मार्केट किया जा सकता है। आज के दिन हमारा टाइम और एनर्जी भी तो हमारे रिसोर्स ही हैं। जिन चीज़ों को आप देख रहे हो सोशल मीडिया के अंदर, उस तरीके की चीज़ें सर्कुलेट होनी शुरू हो गई। सोच के देखिए मार्केटिंग किस चीज़ की करी जा रही है। तो हर वो प्रोडक्ट जिसके लिए कंज्यूमर की अटेंशन ली जा सकती है, जिसके लिए कंज्यूमर कुछ पे करने के लिए तैयार है, एटलीस्ट अटेंशन ही पे करने के लिए तैयार है, उसकी मार्केटिंग की जा सकती है। तो व्हाट कैन बी मार्केटिंग? एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बंडल ऑफ यूटिलिटीज, सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको जिससे भी सेटिस्फेक्शन मिलती हो, हर वो चीज़, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, आइडिया, पर्सन, पार्टी, आइडियोलॉजी, हर चीज़ की मार्केटिंग जो है हम यहाँ पर होते हुए देखेंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की प्रोसेस है क्या? देखिए बहुत सिंपल सी 3 स्टेप जो है प्रोसेस जा रही है। 3 स्टेप में आपको किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। आपको यूँ ही कहना है कि आपको एक बुक की मार्केटिंग करनी है, तो वो कहाँ से शुरू हो रही है? पूरी प्रोसेस की बात हम करें, बिल्कुल सिंपल सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज़ योर टारगेट मार्केट। आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, आपको ये चूज़ करना है। कोई टीवी चैनल्स भी आ रहा है, उसकी अपनी टारगेट मार्केट आती है कि कार्टून चैनल है और वो कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट कर रहा है। वो अपना कंटेंट डेवलप करते हैं, डिलीवर करते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है उस पर, वो सब उसी को ध्यान में रखकर आएंगे। तो टारगेट इज़ दैट सेगमेंट ऑफ मार्केट फॉर विच यू आर गोइंग टू मेक योर प्रोडक्ट। जिस भी आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आपकी टारगेट मार्केट बहुत छोटी बड़ी जैसा भी आपका प्रोडक्ट है हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यू हैव टू चूज़ योर टारगेट मार्केट, जिसके लिए आप अपनी सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज करने वाले हो। ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, आपने मार्केट का सेगमेंट चुना है, पर उस मार्केट के सेगमेंट ने तो आपको नहीं चुना। आपने अपनी टारगेट मार्केट चूज़ कर ली कि मुझे अपनी बुक की मार्केटिंग करनी है, तो मुझे बच्चों वाले सेगमेंट के लिए बुक्स बनानी है। दूसरी चीज़ है, लेकिन उन बच्चों ने तो अभी आपके प्रोडक्ट को नहीं चूज़ करा ना। सेकेंड स्टेज पर हम ये करेंगे गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग। कैसे हम ये करें कि वो बच्चे भी हमें चुने, गेटिंग, फिर उनको रोक कर रखें। हम अगर उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो मूव ऑन हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, और फिर लगातार उनको बढ़ाते चले जाएं। तो पहला चूज़ करना, चूजिंग ए टारगेट मार्केट, देन गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग दी कस्टमर। अब ये भी हो गया। नेक्स्ट है अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव थे, आपको कितने टारगेट तक अपने काम को पहुंचाना था, कितनी कॉपियां सेल करनी थी उस बुक की, कितने सब्सक्राइबर बनाने थे उसी प्लेटफॉर्म के, वो सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेवल पर आता है क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, सुपीरियर वैल्यू, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में 3 चीज़ें हेल्प करेंगी। आपको सुपीरियर वैल्यू, आपको अपनी तरफ से बहुत सुपर तरीके का प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन, 3 चीज़ें करनी है। क्रिएट भी करना है, डेवलप भी करना है, और कम्युनिकेट भी करना है। ऐसा नहीं है नेकी कर दरिया में डाल। आप उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बना रहे हो, लगातार डेवलप भी कर रहे हो, और फिर सुपीरियर वैल्यू को क्रिएट किया कि हमने ये प्रोडक्ट में ये चीज़ों का ध्यान रखा है। अपने सुपीरियर वैल्यू, बेस्ट वैल्यूज़ आप सिलेक्ट करोगे, तभी तो आप बेस्ट पर आ पाओगे। क्रिएट करना है, उनको डेवलप करना है, और कम्युनिकेट भी करना है कि हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखा है। तो ये तीनों चीज़ करके आपने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं।
ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है मार्केटिंग की, बहुत सिंपल सी 3 स्टेप प्रोसेस। चूजिंग टारगेट मार्केट, कीपिंग, गेटिंग, ग्रोइंग, ठीक है, गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग, ये हमारी हो गई कंज्यूमर। और उसके बाद है अचीविंग द कंज्यूमर एंड हाउ टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और अचीव कैसे करते हो, जब आप सुपीरियर वैल्यू चूज़ करते हो कि आप अपनी वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो, उन वैल्यूज़ को क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो, और फिर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारी प्रोसेस होती है मार्केटिंग की। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मार्केटिंग एंड सेलिंग। कुछ लोगों को लगता है सेल्समैन ये ही मार्केटिंग है कि चीज़ों को उठाकर बेच दिया, बस दैट्स इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इससे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है। सेलिंग सिर्फ एक सिंपल से स्टेप पे ख़त्म हो गई कि आपने चीज़ें बायर से सेलर तक, ठीक है, सिर्फ इतना कर दिया कि जो भी आपने बायर्स और सेलर को कनेक्ट कर दिया वही हो गई। लेकिन इससे बहुत बड़ा काम आता है। सबसे पहले मार्केटिंग और सेलिंग में से मार्केटिंग बहुत वाइडर कंसेप्ट है। आप चीज़ें बेचने के बाद भी जब कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर के रिव्यू के लिए अपील कर रहे हो, तो आप किससे, सेलिंग से तो आगे काम कर रहे हो। जब आप प्रोडक्ट के आने से पहले उसके बारे में सर्वे कर रहे हो कि लोग इसको कितना पसंद करेंगे, खरीदेंगे कि नहीं करेंगे, तब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो। सेलिंग तो वो नहीं है। तो मार्केटिंग अपना काम प्रोडक्शन से पहले शुरू कर देती है और सेलिंग के बाद भी करती रहती है, तो उसका काम ज़्यादा बड़ा हो गया। सो मार्केटिंग इज़ मच वाइडर टर्म दैन सेलिंग। दूसरी चीज़ है, सेलिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। जो चीज़ मेरे नाम पर है मैंने वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है। सेलिंग में सिर्फ इतना ही है। लेकिन मार्केटिंग जो है इसमें हमें क्या करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। सिर्फ चीज़ें बेच देने का नाम मार्केटिंग नहीं है। आपने ट्रांसफ़र किया लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेलिंग हो गई पर मार्केटिंग नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट है। लेकिन मार्केटिंग जो है वो कहती है कि प्रॉफिट कमाने हैं थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जबकि सेलिंग कहती है कि सिर्फ सेल्स कर दो कैसे भी करके। तो बहुत छोटे कंसेप्ट हो गई। उसके बाद है मार्केटिंग कब शुरू होती है, इवन बिफोर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले आप कस्टमर सर्वे कर रहे हो, प्रोडक्शन से पहले आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो इंडस्ट्री के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, और सेलिंग के बाद भी लगातार अपने कस्टमर की लॉयल्टी को चेक करते रहते हो, उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो। तो स्टार्ट और एंड, सेलिंग आफ्टर प्रोडक्शन शुरू हुई और ऑन सेल ख़त्म हो गई, जबकि मार्केटिंग है चीज़ों के बनने से पहले शुरू होती है और बिकने के बाद भी चलती रहती है। तो मार्केटिंग बड़ी कंसेप्ट हो गई। डिफरेंस इन एम्फेसाइज, इसमें जो एम्फेसाइज रहेगा सिर्फ और चीज़ें बेचने पर रहेगा। अगेन वही है, कहाँ हम प्रेशर कर रहे हैं कि बाय हुक एंड क्रुक आपको चीज़ें बेचनी है सेलिंग में, लेकिन मार्केटिंग में एम्फेसाइज किस पर रहता है, अगेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर। और लास्ट है डिफरेंट इन स्ट्रेटजीज़। हम स्ट्रेटजीज़ जो चूज़ करते हैं बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, ये भी बिल्कुल अलग चली जाएगी। यहाँ पर सेलिंग में हम परसुएशन, दबाव बना रहे हैं कि बस कुछ भी चीज़ करके खरीद लीजिए, लेकिन जहाँ तक मार्केटिंग की बात होती है हम बहुत सारे इंटीग्रेटेड तरीके चूज़ कर रहे हैं। हम अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग हम पढ़ रहे होते हैं। प्रोडक्ट हो गया आपका, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हम चारों लेवल पर काम कर रहे हैं, तब हम मिलाकर जो है अपने टारगेट को करते हैं। तो स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग हो गई। सेलिंग में सिर्फ वो आपको फोर्सफुली कुछ भी बाय एंड ग्रुप स्ट्रैटेजीज जो है परसुएशन की है। तो ये हमारे डिफरेंस हो गए जो बताते हैं कि मार्केटिंग सेलिंग से बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं फिलॉसफीज़। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले समझिए कि फिलॉसफीज़ क्या होती हैं। फिलॉसफीज़ सिंपल वो गाइड्स एक तरीके से जो हमारे बिहेवियर को करती हैं, वो सारी की सारी गाइड, एक गाइडेंस होती है, आइडियोलॉजी होती है जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हमें किन फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम किस फैक्टर्स को एम्फेसाइज करेंगे, यही हमारी आइडियोलॉजी होती है। अब मार्केटिंग के बारे में 5 आइडियोलॉजी हैं, और कौन कौन सी आइडियोलॉजी हैं वो सुनते हैं। सबसे पहले द प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है ये एम्फेसाइज करती है, देखिए मार्केटिंग के टारगेट वही हैं, प्रॉफिट कमाना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंश्योर करनी है,
ये सब टारगेट हैं, बहुत सेल्स में नंबर 1 आना है, सेल्स टर्नओवर इंक्रीज करना, ये सब टारगेट है। लेकिन इन्होंने कहा टारगेट जो है वो हम किस तरीके से अचीव करेंगे, किन फैक्टर्स को एम्फसाइज करके करेंगे। प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहती है कि मार्केटिंग के अंदर और अलग अलग अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं। प्रोडक्शन की पहले ये फिलॉसफी जो है द प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये मानते हैं कि कंज्यूमर जो है मेनली वो प्राइस कॉन्शियस होता है, और प्राइस कॉन्शियस होता है और उसको बहुत आसानी से कोई चीज़ बहुत कम प्राइसेस पर अगर हम अवेलेबल करा लें तो वो उसको आसानी से खरीदेगा। तो ये कंसेप्ट जो मेनली काम करती है, ये करती है कि हमें लगातार प्रोडक्शन जो है वो तो बढ़ाना चाहिए, जिससे हमें लार्ज स्केल पर काम करने के फ़ायदे आ जाएं और हम पर यूनिट कॉस्ट को कम करते चले जाएं, और लगातार प्राइसेस जो हैं उसको कम करते जाना चाहिए। यानी कि इनका 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। पहली चीज़ है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिससे हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएँ, और बहुत लेस प्राइसेस पर हम चीज़ों को अगर बेचेंगे तो इनको लगता है कि हम अपने सेल्स के मार्केट को लीड करने के टारगेट आसानी से कर सकते हैं। इस कंसेप्ट के अंदर ये मान लिया गया कि हमारा कंज्यूमर जो है मेनली प्राइस कॉन्शियस है, उसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, और उसको जो चीज़ सामने मिलेगी आसानी से मिलेगी वही उसी चीज़ को खरीद लेता है। ये हुई हमारी प्रोडक्शन कंसेप्ट। अगर हमें लगे कि ये कंसेप्ट काम नहीं कर रही है तो ये सोच के देखिए सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट इसी कंसेप्ट पर बेचे और बनाए जा रहे हैं, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनकी चीज़ों को बेचने के लिए कोई बड़ी ऐड नहीं आ रही है। इवन वो बहुत सारी चीज़ों पर मेड इन चाइना लिखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ बेचने के लिए कौन सी फिलॉसफी कि इतना सस्ता और इतना आसान बना दीजिए कि कोई कंपटीशन कर ही ना पाए। तो उन्होंने कंपटीशन से जो बीट करने के लिए चूज़ करा वो अपनी कॉस्टिंग को चूज़ करा, एक्सेसिबिलिटी, कि आपको इंडियन मार्केट में जाकर मेड इन इंडिया चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, मेड इन चाइना तो भरी पड़ी है मार्केट में। तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको इतना ईजिली अवेलेबल है कि आप बिना ऐड देखे बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हो। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो काम हो रहा है सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है और प्राइस को लगातार नीचे लाने पर, कि उन्होंने कहा 2 ही काम करके आप अपने सेल्स के, प्रॉफिट के, मार्केटिंग के सारे टारगेट अचीव कर सकते हो। वो दोनों कौन से हैं? लगातार लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करें जिससे कॉस्ट मिनिमाइज होती जाए और सस्ती चीज़ें बेचें, तो इससे हम जो है अपने मार्केटिंग के टारगेट अचीव कर पाएंगे। पहली फिलॉसफी द प्रोडक्ट कंसेप्ट है। कुछ जो कंपनीज हैं वो ये मानती है कि नहीं, चीज़ें सस्ता बेचने से नहीं बिकेंगी, चीज़ें अच्छा बेचने से बिकेंगी। इनका जो मेन फोकस गया ये क्वांटिटी पर नहीं, किस पर फोकस करते हैं? क्वालिटी। ये कहते हैं कि मेन आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट की ऐसी होनी चाहिए कि जिसको कोई बीट ही ना कर पाए, जो इतनी एक्सीलेंट हो अपनी क्वालिटी में कि किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए क्वालिटी पर एक तरीके से compete करना बिल्कुल आसान नहीं रह जाए। तो मेन एम्फेसाइज किस पर किया? क्वालिटी पर। बहुत सारे प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ किस पर काम करते हैं? क्वालिटी पर। आप क्वालिटी में उनके बराबर की एक्सीलेंस किसी प्रोडक्ट में नहीं ढूंढेंगे। अगर हम आज भी अपने मार्केट में देखें तो किस पर मेनली काम कर रहे हैं? कुछ कंपनियां हैं, एमवे जैसी कंपनी है, और सब चीज़ों पर भी करती होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा से ही क्वालिटी के ऊपर काम किया, कि उन्होंने नहीं अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट किया कि हम सस्ता बनाते हैं, हमारी टूथपेस्ट इतनी सस्ती आती है, ये चीज़ इतनी। वो तो कह रहे हैं कि पूरी महंगी आएगी, कि सबकी टूथपेस्ट आपकी 100-150 की आएगी, उनकी तो आएगी डबल रेट में। वो अपने प्रोडक्ट को किस पर मार्केट कर रहे हैं? क्वालिटी, कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो इन्होंने पूरा फोकस किसके ऊपर किया? क्वालिटी के ऊपर। बहुत सारे ऐसे मार्केटर आपको मिलेंगे जो कि मेनली फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? प्राइस को कम करने पर नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी पर कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल भी मेनली किसके बारे में बात कर रहा है? क्वालिटी की। उसके बराबर का नेटवर्क नहीं दे पाओगे। उसने नहीं कहा ना कि जियो की तरीके से हम सस्ता बेचेंगे। उन्होंने सस्ते के लिए कभी भी नहीं, उन्होंने कंपटीशन को याद नहीं बनी उनकी। उन्होंने कहा इससे बेटर नेटवर्क नहीं ढूंढ पाओगे। तो मेन फोकस किस पर गया? प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। तीसरी कंसेप्ट है सेलिंग कंसेप्ट। इन्होंने कहा चीज़ें ना तो सस्ता बेचने से बिकेंगी और ना अच्छा बेचने से बिकेंगी, चीज़ें तो बेचने से बिकेंगी।
तो सेलिंग की जो कंसेप्ट है, बैंडिंग कंज्यूमर एज पर प्रोडक्ट, कंज्यूमर को झुकाना है प्रोडक्ट की। आपको ये जो कंसेप्ट है ये मानती है कि जब तक फोर्सफुल सेलिंग नहीं करोगे, जब तक आप कंज्यूमर को पूरी तरीके से चीज़ें बेचोगे नहीं, तब तक वो खरीदी नहीं जाएंगी। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्वालिटी और कॉस्ट वाले बैठे रह जाएंगे। जो सेल्समैन होगा वही मेन फैक्टर है, आपकी डिसाइड करेगा कि चीज़ें ये टारगेट पूरे होंगे मार्केटिंग के या नहीं। तो इन्होंने फोर्सफुल सेलिंग, हैवी एडवर्टीजमेंट, फोर्सफुल सेल्स इनिशिएटिव, प्रमोशन वगैरह उसको फोकस किया। तो इन्होंने जो मेनली फोकस किया वो किया फोर्सफुल सेलिंग के ऊपर, कि उन्होंने कहा चीज़ों को अगर बिक रही हैं या नहीं बिक रही हैं, उसके पीछे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी से ज़्यादा जो चीज़ काम करती है, सेलिंग कंसेप्ट। बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने, कहा इतनी जितना सेलिंग एफर्ट लगाएंगे, सेलिंग एफर्ट लगाए बिना वो चीज़ नहीं बिकेगी। आप अच्छी मूवी आएंगी, उनकी इतनी टीआरपी नहीं आएगी। बहुत सारी मूवी इस तरीके की आती हैं, हैवी एडवर्टीजमेंट दिखा देते हैं, जहाँ देखो वही मूवी का नाम आ रहा है और देखने के बाद एक बार हमें खुद लग रहा है क्या ही देख लिया, लेकिन वो चीज़ कैसे बिकी, सेलिंग कंसेप्ट। जबकि बहुत सारा क्वालिटी सिनेमा बनता है जो कि हम लोगों तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं पहुंचता है, उनकी सेलिंग इतनी बढ़िया नहीं करी गई होती है। तो कुछ हद तक ये कंसेप्ट भी चली जाती है। सेलिंग कंसेप्ट जो है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है मार्केटिंग कंसेप्ट। इन्होंने कहा कि सिर्फ बेचने से नहीं बिकेंगी। आपने अच्छी ऐड बना ली, फोर्सफुली सेल कर लिया, एक बार बेच लोगे, दूसरी बार कैसे करोगे? अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो दोबारा कंप्लेंट करेगा कि आपने पहले बार भी यही कहा, ये चीज़ ऐसी है, ये तो नहीं निकली वैसे। तो सेलिंग जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी खो दोगे अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। मार्केटिंग की कंसेप्ट जो कहती है आपका मेन फोकस होना चाहिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने में। उसके लिए आपको वही है, कस्टमर्स की नीड्स वांट्स सही तरीके से पहचाननी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें वहाँ पर शुरू हो जाती हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपको मार्केट में रहना है, अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, अपने आप को पोजीशन में रखना है मार्केट में, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, फिर आपकी क्वालिटी कितनी बढ़िया हो, फिर आप चीज़ कितनी सस्ती बेच रहे हो, फिर कितना ही जोर लगा कर बेच रहे हो, उस चीज़ का कोई रिजल्ट आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, मेनली आपको ध्यान में रखना है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में आप वहाँ मार्केट में नहीं रह पाओगे। तो आज के टाइम पर इसलिए जो इतना कंज्यूमर रिव्यू के लिए काम हो रहे हैं, कस्टमर के आफ्टर सेल एक्सपीरियंसेस को बेटर बनाने के लिए काम हो रहे हैं, कस्टमर की कंप्लेंट सजेशन को जो इतना पॉजिटिवली लिया जा रहा है, ये कौन कंपनी कर पा रही है? ये कर पा रही है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करती हैं। आज के दिन अगर प्रोडक्ट को एज पर कंज्यूमर डिसीजन, एज पर कंज्यूमर प्रेफरेंस बनाया जा रहा है, आज अब प्रोडक्ट को बेचने से पहले, बनाने से पहले आप प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर की ओपिनियन को इकट्ठा कर रहे हो, कंज्यूमर सर्वे करा रहे हो, तो कौन सा टारगेट पूरा कर रहे हो, कौन सी फिलॉसफी यूज़ कर रहे हैं? मार्केटिंग कंसेप्ट। क्योंकि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और उसको सेटिस्फाई जब कर पाएंगे जब हम उसकी नीड्स और वांट्स को वेल डिफाइन कर पाएंगे, और उसके लिए उसका सर्वे ज़रूरी है। और आफ्टर सेल भी ये देखना है कि कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट सजेशन है तो हम उसको सॉर्ट आउट करें। तो वो चीज़ें हैं, ये हमारी मार्केटिंग कंसेप्ट जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आज के दिन जितने बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट हम खरीद रहे होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा लेवल जाएगा इसी चीज़ का कि हम कोई या हमें पिछली बार उस प्रोडक्ट को खरीदे होंगे तो हम सेटिस्फाइड हुए होंगे, दैट्स वाई हम रिपीट सेल आ रही हैं। तो किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाने में जितना बड़ा एडवर्टीजमेंट, सेलिंग वगैरह का कंट्रीब्यूशन होगा, क्वालिटी का होगा, कॉस्ट का, बहुत बड़ा किसका रहेगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। तो आज की मॉडर्न फिलॉसफी जो है बड़े ब्रांड की, वो ये रहेगी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। उसके बाद होती है द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। कुछ बिजनेस अब इससे भी आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल अगर लें तो मार्केटिंग की कस्टमर कंसेप्ट कहती है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कि कंज्यूमर अगर कोई भी गलत तरीके का म्यूज़िक सुनना चाह रहा है, या मूवी देखना चाह रहा है, या कोई सिन गुड हो गई, सिगरेट वगैरह कंज्यूम करना चाह रहा है, तो आपको बस वो बना देनी है, जो कंज्यूमर चाहता है उसको बस वो दे दो।
आप ये सोचो ही मत कि वो गलत है या सही है। कंज्यूमर इज किंग का जो फंडा है वो ये कहता है बस जो कंज्यूमर ने कह दिया आपको वही लेकर आना है। आप ये देख ही नहीं रहे हो उस चीज़ से उसका भी भला होगा कि नहीं होगा, सोसाइटी का कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। अब मार्केटिंग एक और स्टेप आगे बढ़ती है जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ कंज्यूमर वेलफेयर की बात भी सोचती है। वो ये नहीं कह रही कि बस कुछ भी बना दिया और वो हम बेच दें या कस्टमर बस सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फैक्शन तो देखो हमारी नीड्स और वांट्स जहाँ से पूरी हो गई हमारी सेटिस्फैक्शन हो गई, लेकिन अगर हमारी नीड्स और वांट्स ही गलत है, हमारी वांट्स ही गलत है, स्मोकिंग तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी अगर किसी को है क्रेविंग, वो हो गई, आपने उसकी स्मोकिंग के लिए अरेंजमेंट कर दिया, मार्केटिंग कंसेप्ट तो निकल गई आपकी। लेकिन आपको ये सोचना है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ समाज के लिए सही नहीं है। आप किसी भी तरीके के गलत इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल रहे हो प्रोडक्ट को बनाने में जो एनवायरनमेंट का या खुद कस्टमर का नुकसान कर रही है, तो वो चीज़ तो ठीक नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आज के दिन जैसी चल रही हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे जो टॉप पे रहते हैं जिनके बच्चे बता रहे होते हैं कि इंडिविजुअल चैनल्स के इतने सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादातर के देखें तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो है क्योंकि बच्चे गालियाँ सुनना चाह रहे होंगे या वो गलत तरीके की एग्रेशन देखना है उनको सबर तरीके से, तो वहाँ पर वो उनकी कंसेप्ट पूरी हो रही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो हो ही रही है, तभी तो वो जा रहा है। और वो भी इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं चैनल्स भी, वो भी उसी तरीके का कंटेंट बना रहे हैं कि लगातार उनके कस्टमर सेटिस्फाई हो, उनका जो एग्रेशन हो आप उसको और ज़्यादा जो है एक तरीके से नरिश कर रहे हो, बिना ये सोचे समझे कि ये चीज़ उनके लिए ठीक भी है या गलत भी है। नहीं तो काम किस पर जा रहा है, सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर। लेकिन अब कह रहे हैं कि आपको इससे एक और स्टेप आगे बढ़ना है। अगर आप एक और अच्छा बिजनेस हो, आपको सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करना है, कंज्यूमर का वेलफेयर भी करना है। हमें ये भी इंश्योर करना है कि वो सेटिस्फाई तो हो लेकिन इसके साथ साथ उसका समाज का या इन्वायरमेंट का कोई नुकसान ना हो। ये होती है हमारी सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। आप इनको जोड़ कर देखिए कि प्रोडक्शन की कंसेप्ट को हमने जोड़ा चाइनीज़ से, कि ज़्यादातर चाइनीज़ चीज़ों के पीछे हमने ये फिलॉसफी देखी कि उनका मेन फोकस क्या होता है, सस्ता बनाने पर और बहुत सारा बनाने पर। मार्केट्स को भर दो जिस भी देश में जाओ वहाँ की, और पूरी तरीके से कंज्यूमर को आप ही की चीज़ें आगे से आगे दिखाई दे रही हैं, बिना एडवर्टीजमेंट भी दिखे। बहुत सारों ने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर काम किया, क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर काम किया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं बेचना इस तरीके से सस्ता करके और हर जगह बेच के। जो कंज्यूमर ये जहाँ जहाँ पर आपके प्रोडक्ट में जहाँ लोग जो हैं क्वालिटी कॉन्शियस हैं, वहाँ आपकी कंसेप्ट कौन सी कामयाब हो जाएगी, प्रोडक्ट कॉन्शियस। अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप में अलग अलग जाएगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम प्राइस कॉन्शियस होते हैं। जो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर होंगे उनके वहाँ पर आपको प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे फायदे देगी। उसके बाद है एक जगह कह रहे हैं कि नहीं सेलिंग, सिर्फ फोर्सफुल सेलिंग, हैवी एडवर्टीजमेंट पर इम्फेसाइज कर रहे हैं। इनका है कि सिर्फ और सिर्फ जब तक हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, लोगों को जानेंगे नहीं, लोग हमारे प्रोडक्ट को वो नहीं खरीदेंगे। फिर हमारी कंसेप्ट में कहते हैं कि नहीं, इस तरीके से नई चीज़ें लोग खरीदते हैं बार बार। एक बार खरीद लेंगे आपके फोर्सफुल सेलिंग से, लेकिन जब तक आप उनकी सेटिस्फैक्शन इंश्योर नहीं कर पाओगे तब तक नई चीज़ें बेच पाओगे। तो बड़े ब्रांड ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को टारगेट किया कि कस्टमर को हमें नाराज़ नहीं करना है। उनके बड़े ब्रांड्स के चाहे होटल देखो, दूसरे देशों में जाकर उन्होंने अपने मैकडी हो गए, पिज़्ज़ा हट्स हो गए, ये सब चला दिए। उसकी एक बड़ी रीज़न है उन्होंने कस्टमर को सेटिस्फाई करना सीख लिया। उन्होंने उनके शॉपिंग एक्सपीरियंस को प्लीजिंग बना दिया। सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर के बेस पर नहीं गए थे वहाँ पर, या बार बार नहीं गए थे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दूसरा है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। कहीं ना कहीं पतंजलि को इससे थोड़ा बहुत जोड़ सकते हो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ अब जब कंज्यूमर वेलफेयर को भी ध्यान में रख रहे हो तो ये कौन सी चीज़ जा रही है हमारी, द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब ये देखिए इन तीनों कंसेप्ट में क्या है, ये तीनों ही आफ्टर प्रोडक्शन शुरू होती हैं और एट सेल ख़त्म हो जाती हैं। खेल होते ही इनका सेल होते ही काम खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट हाँ इसका काम जो शुरू हुआ आफ्टर सेल शुरू हुई, सेल पर ख़त्म, यहाँ पर आफ्टर प्रोडक्शन शुरू हुई और सेल पर ख़त्म भी होगी। लेकिन ये दोनों कंसेप्ट जो हैं ये आपकी बिफोर प्रोडक्शन शुरू होंगी और सेल के बाद तक कंटिन्यू रहेंगी। ये ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट होती हैं, ये नैरोअर कंसेप्ट मानी गई।
इनके अंदर ज़्यादा बेचना ही मेन टारगेट माना गया, उसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू प्रॉफिट कमाना है, उसको टारगेट किया गया। एक में कॉस्ट के ऊपर, दूसरे में क्वालिटी के ऊपर, तीसरे में फोर्सफुल सेलिंग पे काम किया। लेकिन इन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इन्होंने एक स्टेप और आगे जाकर कंज्यूमर वेलफेयर को किया। तो ये हमारी 5 फिलॉसफी हैं। और अपने आसपास की चीज़ों में जो भी आप चीज़ें देख रहे हो यूट्यूब पे, एक बार उन चैनल्स को देखो कि कौन किसके लेवल पर काम कर रहा है, कौन सिर्फ ज़्यादा बनाने पर काम कर रहा है, कौन क्वालिटी पर काम कर रहा है, कौन सिर्फ मार्केटिंग के कारण दिख रहा है, कौन ऐसा हो रहा है कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, और कौन ऐसा है कि वेलफेयर भी इंश्योर कर रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ इसको याद करने की। देखिए, हमने 4 फीचर्स पढ़ी हैं, 4 पॉइंट मार्केटिंग की फीचर्स के हैं, ठीक है। और हमने 3 स्टेप इसकी प्रोसेस के पढ़े हैं मार्केटिंग के, और 12 जो हैं इसके वो हमारे हैं फंक्शंस। ठीक है। फीचर्स 4 ही हैं। नीड्स एंड वांट्स वो हमने किया था, ठीक है। मार्केट नीड्स एंड वांट्स हो गई हमारी, ये हमारी, और एक्सचेंज मैकेनिज्म तक वो हमारी 4 तो हमारी इसके अंदर चली गई फीचर्स। प्रोसेस हो गई, टारगेट मार्केट चूज़ करना, गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग, वही चीज़ें थी। और लास्ट के अंदर हमने, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना थ्रू डिलीवरी, ये हमारी 3 स्टेप प्रोसेस थी। और 12 हमारे जा रहे हैं फंक्शंस। अब ये है, हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सबसे पहला काम बहुत सारे करने पड़ेंगे, प्रोसेस 3 ही स्टेप की है, लेकिन अब हमें ये 14 जो है काम करने पड़ते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए, या यूँ सोच लीजिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। पहला जो काम हमें करना पड़ेगा, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। देखिए, कोई भी मार्केटिंग के टारगेट आपको पूरे करने हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो आपको अपनी मार्केट को समझने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। प्रोडक्ट का, प्राइस का, डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत तरीके का डाटा हमें चाहिएगा। तो उसके बारे में सबसे पहले है मार्केट की इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कस्टमर, प्रमोशन, कंपटीशन। जो सारा डाटा हम इकट्ठा करते हैं वो हमारा सबसे पहला काम होगा, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। आपको कोई बुक ही लिखनी है मार्केटिंग के अंदर, सबसे पहले ये देखिए, आपको अगर एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनानी है या बुक पब्लिश करानी है, सबसे पहले कि लोग पढ़ क्या रहे हैं ज़्यादातर, अगर आप उस तरीके की बुक्स बनाना चाहते हो जो बिके ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पर है सबसे पहले आप गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। पब्लिशिंग हाउस, राइटर चाहे इस बारे में ना सोचो, उसके मन में तो जो स्टोरी होगी वो लिखेगा, लेकिन पब्लिशिंग हाउस तो यही करेंगे किस तरीके की बुक्स पब्लिश करेंगे। सबसे पहले है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। लोग पढ़ क्या रहे हैं, उनको इंटरेस्ट क्या किस चीज़ में आ रहा है, क्या क्या उनका वो कंटेंट देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर वो लेवल आएगा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ होती है मार्केट प्लानिंग। आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, अब आप ये देखते हो कि आपके अपने टारगेट्स क्या हैं अचीव करने के लिए, कि मुझे कम से कम आपका मार्केट का नंबर 1 पोजीशन पर 1 या 2 पोजीशन पर आना है। जो टोटल सेल्स टर्नओवर है उसका एटलीस्ट 30% जो है उसके लेवल तक पहुंचना है। तो ये हमारी प्लानिंग हो गई। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद हम प्लानिंग करा रहे हैं। अब प्लानिंग और इन्फॉर्मेशन दोनों को मिलाकर हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। नया प्रोडक्ट है तो डिज़ाइन भी कर रहे हैं, और लगातार पहले से प्रोडक्ट है अब उसको लगातार नए लेवल पर लेकर जाना है, डेवलप भी करने वाली बात हो गई। तो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग में हम ये इंश्योर करते हैं कि हम उन इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखें और हम अपनी प्लानिंग के टारगेट्स को भी ध्यान में रखें। इन दोनों को ध्यान में रखकर हम अपनी मार्केट ऑफरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है प्रोडक्ट, उसको डिज़ाइन और डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गई। अब आपने प्रोडक्ट सोच लिया, प्रोडक्ट को डिज़ाइन किस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन में हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर लिए, उसी के ऊपर हमें उस चीज़ को पाना है। ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफिकेशन, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हैं वहाँ पर हम ग्रेड कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया गेट का राइस ही आ रहा है, उसकी क्वालिटी आ रही है डायमंड में गोल्ड राइस है, डायमंड सिल्वर, उन्होंने ग्रेडिंग की हुई है कि इस ग्रेड में ये वाला चावल हम बेच रहे हैं। गोल्डन इतना अच्छा है, डायमंड उससे भी ज़्यादा अच्छा है, सिल्वर ग्रेड है। तो ये इस तरीके से हमने ग्रेडिंग करी है, क्लासिफिकेशन किया है अलग अलग तरीके की चीज़ों का।
ताकि हम अलग अलग सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर तक पहुंच सकें। 12 फंक्शन है और हमें ये लाइन से ही लिखने होते हैं। बिल्कुल कोशिश करिए लाइन से ही आए, मतलब सीक्वेंस में ही चले। तो गैदरिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, स्ट्रेटेजी। तो इसको रियल टाइम एक्सपीरियंस में लाइए कि आपको मार्केटिंग की जिम्मेदारी लिया है, आपकी एक मार्केटिंग फर्म है जो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही है, तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, फिर हमने मार्केटिंग प्लान, अपने टारगेट्स ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को वैसे ही डेवलप किया, फिर हमने डिसाइड किए कि ये हमारे प्रोडक्ट के प्री डिटरमाइंड बेंचमार्क्स होंगे। जैसा हमारा प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो एक पूरी यूनिफॉर्मिटी से निकल कर आएगा। और ग्रेडिंग की बात होती है कि हमने अलग अलग कस्टमर के लिए बनाए हैं, टारगेट ऑडियंस के लिए, तो हमने अलग अलग प्रोडक्ट की वैरायटी रखी है। तो ये हमारे 4 काम पूरे होने के बाद अब आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्रोडक्ट बन गया है, यहाँ पर हमने रिसर्च भी कर ली, टारगेट भी सेट कर लिए, प्रोडक्ट बना भी लिया, स्टैंडर्ड वगैरह भी हो गए। अब है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आज के टाइम पर पैकेजिंग और लेबलिंग बहुत बड़ी चीज़ हो गई। पैकेजिंग हो गई वो जो हम पूरा का पूरा बॉक्स हो गया, रैपर हो गया, कर रहे हैं प्रोडक्ट को उसके अंदर पैक, तो ये हमारी पैकेजिंग हो गई। लेबलिंग सारी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन, टैग, इंस्ट्रक्शन जो आप उस पर प्रिंट करने वाले हो, ये लेबलिंग हो गई। और पैकेजिंग और लेबलिंग आज के टाइम पर सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, इसके साथ साथ में ये कंज्यूमर को उसका एक राइट है, लेबलिंग वो भी देती है, राइट टू एक तरीके से इन्फॉर्म, वो हमारे लेबलिंग से दे रहा है। लेबलिंग प्रॉपर नहीं है तो आप कंज्यूमर का वो राइट जो है वो वायलेट करते हो। इसके साथ साथ एक अच्छी पैकेजिंग और लेबलिंग अपने आप में एक प्रमोशन टूल का भी काम कर रही है। तो पैकेजिंग और लेबलिंग बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए खरीद ली जाती हैं गिफ्ट आइटम पे क्योंकि उनकी पैकेजिंग अच्छी थी या उनके बारे में जो हमने सुना या उन पर पढ़ा हमें वो अच्छा लगा। तो ये चीज़ है पैकेजिंग और लेबलिंग की बात हो गई। ब्रांडिंग होगी क्रिएटिंग यूनिकनेस फॉर योर प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट की जो ये यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हो कि हाँ आपका ब्रांड का मतलब ये है कि आज के दिन पर कोई एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो उसके नाम ही आ जाता है ना मूवी में। तो बहुत सारे लोग तो कि हाँ अमिताभ बच्चन की मूवी आई है या आमिर खान की मूवी आई है सिर्फ इसलिए ही देखने चले गए हैं, वो उनकी ब्रांडिंग उस तरीके से कर दी गई है। तो ब्रांडिंग ऐसे ही अपने प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर देना, पतंजलि ने किया अपनी इंडियन मार्केट में कहें तो ये हमारी होती है कि यूनिकनेस जो है वो क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। उसके बाद है हमने यहाँ पर मार्केटिंग करनी है, सेलिंग करनी होती ना तो इतने झंझट में नहीं पड़ना था, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो अभी भी हम रुके नहीं हैं यहाँ पर, अब हमें करना है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में वो सारी सर्विसेज आ जाएंगी जो हमारे कंज्यूमर के बाइंग एक्सपीरियंसेस को इन्हेंस करेंगी। कस्टमर सपोर्ट में उसकी क्वेरी, सजेशंस, कंप्लेंट सबको एंटरटेन कर रहे हो, उसको इंस्टॉलेशन की, होम डिलीवरी की या फिर उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस की, ये सब सर्विसेज दे रहे हो, ये भी इसी के अंदर आ गया कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब ये भी सब डिसाइड करने के बाद आपने करना है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग हम कर रहे हैं 8 लेवल पर, 7 काम हम कर चुके हैं तब हमने प्राइस की बात करी है 8वें लेवल पर आकर, ठीक है। 8 पर हमारा आ रहा है प्राइस की बात आ रही है कि अब हमें प्राइस डिसाइड करना है अपने प्रोडक्ट को। और यहाँ पर ये बाद में सबसे क्यों रखा, क्योंकि प्राइस डिसाइड करते समय हमें ये पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, इवन हमारी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज तक हमारी खुद की कॉस्ट कितनी चली जाएगी, उसी को ध्यान में रखकर हमने अपनी प्राइसिंग करी प्रोडक्ट की। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहेगा। प्राइस जो है पूरी मार्केटिंग का बहुत बड़ा एलिमेंट रहेगा। कई बार रॉन्ग प्राइसेस की वजह से बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से चला जाएगा, और कई बार एक सही प्राइसिंग कंपेटिटिवली जो हमारा कमज़ोर प्रोडक्ट है उसको मार्केट में चला देती है। तो प्राइसिंग, जियो जब बेचा गया कैसे बेचा, प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि नहीं था कि जियो के फ़ोन लोग अपने ऑलरेडी जो भी उनका नेटवर्क था उससे खुश थे, फिर भी वो जियो पर शिफ्ट हुए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो क्या थी, फ्री मिल रहा था। तो प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगी। आज के दिन भी बहुत सारे लोगों के पास एयरटेल के कनेक्शन नहीं होंगे, रीज़न क्या है, मेनली प्राइसिंग है, जबकि ये प्रूवन है कि सबसे अच्छा नेटवर्क दे रहे हैं फिर भी नहीं कर रहे हो। तो प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल रहेगा ही रहेगा। तो ये होती है यहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कह रहे हैं, हम कम ज़्यादा रखने के लिए नहीं कह रहे हैं,
लेकिन जो भी आपके डिसीजन होंगे वो आपके पूरे मार्केट शेयर को और मार्केटिंग के जो भी अचीवमेंट्स होगी उसको अफेक्ट करेंगे ही। इसके बाद ये हमारा हो गया, तो हमने करी, सबसे पहले हम दोबारा से देखें, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, योजनाएं बनाई, उसके बाद प्रोडक्ट बनाया और उसको स्टैंडर्डाइज किया, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग तैयार की, यूनिक आइडेंटिटी, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट की हमने प्राइसिंग कर दी। अब क्या करना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। प्रमोशन इन्वॉल्व्स ऑल दोज, प्रमोशंस जो है दैट इन्वॉल्व्स ऑल दोज प्रोसेसेस which are targeted to increase customers इंक्वायरी एंड एक्सेप्टेंस फॉर द प्रोडक्ट। एक पूरी तरीके से जो पूरी प्रोसेस आपने डिज़ाइन करी जिससे आपने कंज्यूमर को, मतलब प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग कंज्यूमर, प्रोसेस को आप इंड्यूस कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, और ये करने के लिए आपने किस लिए कर रहे हो, फॉर बाइंग योर प्रोडक्ट। तो आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंज्यूमर को जितने भी तरीके से इनकरेज किया, मोटिवेट किया, वो सब किसके अंदर आ जाएगी, प्रमोशन में। प्रमोशन में आप एडवर्टीजमेंट भी आती है, सेल्स प्रमोशन भी आएगा, पर्सनल सेलिंग भी आ रही होती है और पब्लिसिटी भी आ गई, पब्लिक रिलेशंस भी आ गए। ये हमारा हो गया प्रमोशन। इसके बाद है, हमें ये पता है कि चीज़ें जहाँ कंज्यूम होती हैं, ठीक है, वहीं पर नहीं बनती हैं, बनती अलग जगह पर है, उनको वहाँ तक हमें पहुँचाना पड़ेगा। और पहुँचाने के लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये ध्यान रखना है कि हमारी कोस्ट की बात आ जाए, चाहे सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट की बात आ जाए, वो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कितनी स्पीड से हम चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम वो सब जो है एलिमेंट्स की, कौन हमारे प्रोडक्ट को बेचेगा, मिडलमैन कौन रहेगा, ये सब डिसाइड कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अगेन चीज़ें वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो जिम्मेदारी होगी कि हम कोस्ट को भी ध्यान रखें, स्पीड को भी ध्यान रखें और अपनी चीज़ों को वहाँ तक, सोर्स जहाँ पर है वहाँ से, प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक पहुँचा देंगे। वो ट्रांसपोर्टेशन जो है इसके बारे में भी डिसाइड करना है। और लास्ट हो जाएगी स्टोरेज और वेयर हाउसेज। जैसे हमने कहा कि चीज़ें जो बनाता है वही कंज्यूम नहीं करता, इसलिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी मिडल मैन का गैप के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वहाँ कंज्यूम नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जिस टाइम पर चीज़ें बनती हैं उसी टाइम पर नहीं होती, तो उस टाइम तक स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गई स्टोरेज हाउसेज और वेयर हाउसेज। ये भी मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। तो ये टोटल हमारे 12 स्टेप होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस के। और इसमें इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो अभी तक हमने जो करा, ध्यान करिए, हमने पढ़ी 3 स्टेप की प्रोसेस पढ़ी, 3 स्टेप प्रोसेस पढ़ी, याद करते जाइए खुद को, ठीक है। 4th हमने क्या पढ़ी, फीचर्स पढ़ी। 6 फिलॉसफीज पढ़ी, 5 फिलॉसफीज पढ़ी। और यहां से लिख लीजिए 12 जो है वो हमने क्या पढ़े, फंक्शंस पढ़े, ठीक है। 3, 4, 5 और ये हम ऊपर ले गए फंक्शंस। ये इतने सारे पॉइंट हमारे हैं और इसीलिए मार्केटिंग की यूनिट थोड़ी सी लेंथी तो रहती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मार्केटिंग मिक्स। अभी तक जो हमने पढ़ा वो मेनली पढ़ा मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, उसकी फीचर्स हुई, उसकी प्रोसेस हुई और उसके फंक्शंस। अब आगे थोड़ा सा अलग आ जाता है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। देखिए, मार्केटिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए हमें सारे के सारे एलिमेंट लगाने पड़ते हैं। मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ करने वाले हैं और वही चीज़ मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा, कुछ जिनके ऊपर हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल है और कुछ जो पर हमारा उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। अब ये बात आती है कि जो हमारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल है वो हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स कंप्राइजेज ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच वी विल यूज़ टू अचीव आवर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। और ये है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। और ये कंसेप्ट जो दी है वो हमारी मैकार्थी ने दी है, ठीक है। यहाँ पर है कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's में पहला P है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्रमोशन और फिर है प्लेस।
ये हमारे मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट हैं। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आज के दिन पर कामयाब हो रहा है, मार्केटिंग में अपने गोल्स अचीव कर रहा है, सेल्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, दूसरी चीज़ है कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी आ रही है और मार्केट में लीडरशिप है, तो वो चीज़ इंडिकेट करती है यानी कि उन्होंने अपने 4 P's को बढ़िया तरीके से यूज़ किया है। अब ये 4 P's में हम पहले P की बात करें, यही काफ़ी बड़ा टॉपिक बनता है, प्रोडक्ट। अब इसकी टाइप जो है वो सिलेबस में है नहीं। प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। कंज्यूमर आगे ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर होता था, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही हैं अपने इनपुट्स के तौर पर, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। कंज्यूमर का एक शॉपिंग एफर्ट्स के बेसिस पर था। शॉपिंग एफर्ट्स है जिनको हम बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जिन चीज़ों को ख़रीदते रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, नॉर्मली बहुत फ्रीक्वेंटली हम उन चीज़ों को ख़रीदते हुए देखते हैं, तो वो तो हमारे हो गए प्रोडक्ट उस तरीके के कन्वीनियंस प्रोडक्ट। फिर हो गए शॉपिंग प्रोडक्ट्स, थोड़े से प्राइस भी ज़्यादा हैं और वहाँ पर हम उन पर थोड़े शॉपिंग एफर्ट्स भी ज़्यादा लगा रहे हैं। तीसरे जो हो गए हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट होते थे। स्पेशलिटी ये ज़्यादातर तो नहीं आ रहा है सिलेबस में, बस वैसे ही दिया हुआ है टॉपिक तो मैंने बता दिया। स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो गए, जैसे आपको AC वगैरह इस तरीके की कार हो गई, ये खरीदना है, ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट। इनको खरीदने से पहले हम थोड़ा सा रिसर्च वर्क और ज़्यादा करेंगे। ये हमारी स्पेशलिटी प्रोडक्ट, तो ये तो प्रोडक्ट है। जो मेन क्वेश्चन है प्रोडक्ट के बारे में वो है प्रोडक्ट मिक्स। देखिए जैसे मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स के नीचे फिर ये 4 P's आ जाते हैं, ये भी अपने आप में एक मिक्स है। अब प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स है जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ यूटिलिटीज़। जो हमारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमने मार्केट ऑफरिंग तैयार करी, बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ प्रिपेयर किया, वो प्रोडक्ट मिक्स है। हम प्रोडक्ट को सिर्फ यूँ नहीं है कि हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, हम उसके साथ और बहुत सारी वो चीज़ें खरीद रहे होते हैं जो हमारी ज़रूरतें पूरा कर रही है। उसमें हम उसके ब्रांड के लिए भी पैसा दे रहे हैं, उसकी पैकेजिंग के लिए भी दे रहे हैं और लेबलिंग के लिए भी दे रहे हैं। तो जो भी उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके साथ साथ 3 चीज़ें और प्रोडक्ट मिक्स का हिस्सा बनती हैं। सबसे पहला है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के बारे में देखिए 3 चीज़ें हैं। ब्रांड नेम, तो वो पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वोकल पार्ट जो है हमारा, ठीक है, वो हमारा पार्ट या स्पोकन पार्ट ऑफ ब्रांड, वो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रांड नेम हो जाएगा। ब्रांड मार्क कोई भी सिंबल या साइन जिसकी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। याद करिए नाइकी का वो साइन हो गया, वुडलैंड का वो छोटा सा ट्री हो गया, ये जो होते हैं ये हमारे क्या रहेंगे, ब्रांड मार्क, आइडेंटिफिकेशन हम जिन मार्क के सिंबल से कर पाते हैं। फिर है ट्रेड मार्क, अगर हम उनको रजिस्टर्ड करा लेते हैं ट्रेड मार्क एक्ट 99 के अंदर अपने देश के अंदर ब्रांड को, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, ट्रेड मार्क। तो सभी ब्रांड मार्क का ट्रेड मार्क होना ज़रूरी नहीं है, ट्रेड मार्क हो गए तो ब्रांड मार्क हो ही जाता है। तो ब्रांड नेम, ब्रांडिंग की को अगर हम डिफाइन करें तो ब्रांडिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो क्रिएट करने की पूरी प्रोसेस होती है कि आप प्रोडक्ट को आपने यूज़ भी नहीं किया है फिर भी आपको लगता है अच्छा इसका नाम सुना हुआ है, या किसी प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ उसका है तो अच्छा ही होगा। कि आज के दिन पर एप्पल का फ़ोन जो आप खरीद रहे हो तो हम यहाँ पर पहले ही चीज़ मान रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है क्रिएट हो गई है। हम उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो पहली चीज़ होती है इसी तरीके से जो ये यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने वाली बात है उसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग जो है उसके फ़ायदे क्या होते हैं, आज के टाइम पर कंपनीज़ हो गई, सेलिब्रिटीज़ हो गई, इवन देश हो गए, वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं किसी अलग तरीके से। अब वो जो ब्रांडिंग है उसके फ़ायदे क्या होते हैं, जो ये यूनिक आइडेंटिटी करी हमने क्रिएट, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले इस पर जो पैसा खर्च कर रहा है मार्केटर, उसकी तरफ से देखते हैं। मार्केटर को 4 बेनिफिट होते हैं ब्रांड बनाने पर पैसा खर्च करने के। सबसे पहले ये इनेबल करता है प्रोड्यूसर के कि वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग करें। 5 स्टार की चॉकलेट है, डेयरी मिल्क आप खाते हो, इसको हज़ारों चॉकलेट में से पहचान लेते हो, दूर से पहचान में आ रही है। जो चिप्स खा रहे हो, लेस की चिप्स, आपको नकली कोई बेच ही नहीं पा रहा है ये, क्योंकि आप बहुत आसानी से क्या कर पाते हो, उसको दूसरे प्रोडक्ट से, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। दूसरी बात है कि जब भी हमने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्रिएट कर दी तो आपको एडवर्टीजमेंट में और मार्केटिंग में, डिस्प्ले करने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी ही नहीं पड़ेगी।
जियो ने इतनी मार्केटिंग कर दी, कहीं छोटा सा भी होगा वो अननोटिसेबल नहीं जा रहा है जियो लिखा हुआ। तो आप जितना ज़्यादा ब्रांडिंग करते हो आपकी एडवर्टीजमेंट और डिस्प्ले करना आसान हो जाता है। प्राइस आप दूसरों से अलग कर सकते हो। जब भी आपने अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना दिया है तो आपका ब्रांड अगर इस्टेब्लिश हो गया है तो आप दूसरों से अलग प्राइस ले पाए, सिर्फ किस लिए कि ब्रांड होने के पैसे देने ही पड़ते हैं। कोई बड़ा रेस्टोरेंट अगर हमें याद करें कि आज ताज होटल में जा रहे हो, कोई भी लेमन ट्री में या बड़े किसी भी होटल में जा रहे हो, वहाँ पर जब आप सर्विस ले रहे हो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हो। किस लिए? क्योंकि वो ब्रांड में आप उसकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो। डिफ्रेंशिएशन इन प्राइसिंग वो आप कर सकते हो। और नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने को पतंजलि एक बार ब्रांड बन गया तो उनको कितने ही प्रोडक्ट लॉन्च करने थे, उनको हर एक के लिए मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। उनकी पतंजलि की फ्लैगशिप में हज़ारों हज़ार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, क्योंकि उसका ब्रांड वो इतना बड़ा है कि नए प्रोडक्ट को लोग नया प्रोडक्ट की तरीके से नहीं देख रहे हैं। ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड की रिकग्निशन उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये 4 फायदे होते हैं। तो इसीलिए कंपनीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, आज के लिए खुद को ब्रांड के तौर पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। एक बार ब्रांड क्रिएट हो जाए, एक बार टाटा ब्रांड बन गया तो आपने नमक से लेकर कार सेम ब्रांड के अंदर बिकते हुए देखी है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रांड बन गया तो हज़ारों हज़ार FMCG प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने बेचे। आप उनको नए प्रोडक्ट की तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हो। तो यहाँ पर है कि कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हमें हेल्प मिलेगी, ये भी फ़ायदे रहे। तो ये 4 चीज़ें हैं, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखा सकते हो, डिस्प्ले करने में, प्राइसिंग में, और यहाँ पर है नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में। कस्टमर को भी फ़ायदे होते हैं। ये तो 4 फायदे हुए कस्टमर को। जो हमारा कस्टमर है उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, एक तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। एज एन कंज्यूमर अगर हम जा रहे हैं, हमें ये कुछ उन चीज़ों की स्पेसिफिकेशन का नहीं भी पता, फिर भी अगर हम ब्रांडेड खरीद रहे हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आसानी हो जाती है कि हम उसको कितनी भी प्रोडक्ट में से पहचान लेते हैं। क्वालिटी को इंश्योर करता है कि ब्रांड में एक प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड तो मेंटेन किया ही जाएगा। क्वालिटी इंश्योर करते हैं और ब्रांड को यूज़ करना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल का काम भी करता है। हमारी वो ज़रूरत जो है प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना स्टेटस बढ़ाने वाली, ब्रांड से हमारी वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारे ब्रांडिंग का हो गया। ब्रांड के बारे में एक लास्ट चीज़ हो रहा है। देखिए, ब्रांडिंग का टॉपिक ये अलग है। एक बार दोबारा से देखिए, मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट है। 4 में से हमने प्रोडक्ट को लिया, प्रोडक्ट के 3 पार्ट बन रहे हैं मार्केटिंग प्रोडक्ट मिक्स के। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, तीनों पर अलग अलग क्वेश्चन हैं। हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। ब्रांडिंग के बारे में पहले ब्रांड नेम, मार्क और ट्रेडमार्क की बात करी, फिर बताया कि ब्रांडिंग पर इतना पैसा खर्च करने का क्या फ़ायदा होता है, किसको बेनिफिट होता है ब्रांडिंग करने से। फिर हम कर रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। हम टाटा का एग्जांपल ले लें, बाटा वगैरह हो गया, ये हो गया। ये क्या है? शॉर्ट और सिंपल, इजीली प्रोनाउंशिएबल, बिल्कुल आसान से प्रोडक्ट नाम हो गए। तो पहला है सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए। कुछ ब्रांड जो है वो सजेस्टिव नहीं है, लेकिन कुछ ब्रांड सजेस्टिव हैं, जैसे लिज्जत पापड़, हाजमोला। मतलब ये क्या है? सजेस्टिव हैं। लिज्जत यानी कि टेस्ट से रिलेटेड है। उजाला नील जो यूज़ आ रहा है आपका कि हाँ वो ब्राइटनेस से रिलेट कर रहे हैं, तो सजेस्टिव है कि उससे कुछ रिलेटेड चीज़ होगी। सजेस्टिव भी होना चाहिए एक ब्रांड को, अगर हो सके तो डिस्टिंक्टिव, सबसे अलग होना चाहिए। मिलता जुलता होगा तो ब्रांड नहीं, पूरा नकल लगेगी। ठीक है, तो आपके ब्रांड बिल्कुल एक दूसरे से, जैसे कि मिल्क में ब्रांड आता है, वीटा है, फिर उसके बाद अमूल बिल्कुल अलग आया, मदर डेयरी बिल्कुल अलग। तो यहाँ पर है डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए। ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड के जैसा मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है वर्सेटिलिटी जो है वो होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि हमने हाजमोला की बात करी, हाजमोला ब्रांड सजेस्टिव तो है और सिंपल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वर्सेटाइल नहीं है। हाजमोला है, लिज्जत हुआ, ये खाने पीने की चीज़ों तक ही रह सकते हैं, और तरीके की चीज़ें नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते सेम ब्रांड के अंदर। हाजमोला की नोटबुक कैसे बेचोगे? हाजमोला के शूज़ कैसे बेचोगे कि इजीली डाइजेस्टिव? तो ये नहीं हो सकता। तो हाजमोला हुआ, लिज्जत हुआ, इनकी इस तरीके के ब्रांड की दिक्कत क्या है कि ये हमारे सजेस्टिव तो हैं, सजेस्ट तो कर रहे हैं, उजाला है, ब्राइटनेस से रिलेटेड है, लेकिन उजाला का दूध कैसे बेचोगे, या उजाला को अगर हम कहें इसके शूज़ कैसे बेचेंगे?
तो उन ब्रांड के अंदर क्या चीज़ है, वर्सेटिलिटी नहीं है, और ज़्यादा कुछ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं वो उनमें हम कभी ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद है, देखिए पहले पतंजलि का भी आया था जो वो दिव्य शक्ति उनकी जो टैबलेट्स आ रही थी वो अलग नाम से आ रही थी, लेकिन वहाँ पर क्या है कि उस नाम से आप इतनी सारी FMCG प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने पतंजलि को ही अपना ब्रांड बनाया और उसकी फ्लैगशिप में सब आ रही हैं। उसके बाद है कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, ऐसा होना चाहिए जिसको रजिस्टर्ड कराया जा सके। रजिस्ट्रेशन कराने के अपने कुछ नियम होते हैं कि कुछ वर्ड है जिनको यूज़ करना प्रोहिबिटेड है, कुछ वर्ड है जिनको यूज़ करने से पहले हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, और ऑलरेडी मिलते जुलते नामों से ना मिलता जुलता नाम हो, मतलब ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड से मिलता जुलता नाम ना हो, तो ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जिसको आप अगर कल को रजिस्टर्ड करा सको तो वो भी करा सको, और स्टेइंग पावर हो। ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे। ठीक है, अब जियो बना दिया, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है ये कि भूलना बहुत मुश्किल है कि आप कोई पुरानी वाली, अगर हम याद करें कि कितने तरीके के फ़ोन लाइन्स या टेलीकॉम में कंपनीज़ होती थी वो याद करना, लेकिन उन्होंने नाम ऐसा रखे हैं कि वो आपकी उसकी स्टेइंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ये एक अच्छे ब्रांड की क्वालिटीज़ होती हैं। इसके बाद आता है पैकेजिंग पे। पैकेजिंग जो हो गई उसके हमारे सबसे पहले दियो में 3 लेवल। पैकेजिंग जो होती है हमारी 3 लेवल की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। टर्शरी नहीं लिखना है यहाँ पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आपने मान लीजिए कोई भी मेडिसिन खरीदी है, मेडिसिन मतलब आप बॉटल में किसी भी तरीके का सिरप ले रहे हो, सिरप जिस बॉटल में आया है वेदर इट इज़ ऑफ प्लास्टिक और ठीक है ग्लास की किसी भी तरीके का है, तो ये जो बॉटल आई आपकी ये तो हो गई हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें प्रोडक्ट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिसको आप तब तक यूज़ करोगे पैकेजिंग को जब तक ये प्रोडक्ट ख़त्म नहीं हो रहा, और शायद उसके बाद भी यूज़ कर लो अगर आपके कुछ काम आता हो तो वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद वो जो बोतल है कांच की आपकी छोटी बोतल, वो किसके अंदर आई, वो आई एक छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर, वो हमारी क्या हो गई सेकेंडरी पैकेजिंग, जिसका मेन काम है प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी जो पैकेजिंग है और प्रोडक्ट है उसको सेफ गार्ड करने का, यही मेन काम है, और उस पर सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्रिंट होती है, क्योंकि कंज्यूमर जब खरीदने जा रहा है ना तो उसको प्राइमरी पैकेजिंग नहीं दिखाई दे रही, उसको सेकेंडरी पैकेजिंग दिखाई दे रही है। उसके बाद वो जो बॉटल्स हैं कंपनी से आई होंगी किसी होलसेलर या रिटेलर के पास, तो वो जिन बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर आती हैं, कार्बोरेटेड बॉक्सेस के अंदर, ब्राउन से कलर के बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिस पर ज़्यादा कुछ नहीं, प्रोडक्ट और कंपनी का नाम लिखा रहता है, वो हमारी कौन सी हो गई ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। कस्टमर का इससे कोई आमना सामना नहीं होने वाला ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग से। ये हमारी 3 लेवल की पैकेजिंग हो गई। प्राइमरी पैकेजिंग का मेन काम क्या होता है कि प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोडक्ट को सेफ गार्ड करना होता है और उसके यूज़ को कन्वीनियंट बनाना होता है प्रोडक्ट के, कि टूथपेस्ट जिस ट्यूब में आई वो इस तरीके से बनाई गई कि प्रोडक्ट को यूज़ करना आसान हो जाए, और उसको इतना ड्यूरेबल बनाया गया कि जब तक वो टूथपेस्ट चल रही है तब तक उसकी ट्यूब ख़राब नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वो जल्दी ख़राब हो जाए तो आपकी टूथपेस्ट बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। तो उसको आपको इतना चलाने लायक बनाना है कि वो बीच में आपकी वो ख़राब नहीं हो रही है, बॉटल है या आपकी ट्यूब है। तो प्राइमरी का एक तो प्रोडक्ट को सेफ गार्ड करना होता है, एक उसमें अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए क्योंकि वो पैकेजिंग को कंज्यूमर होल्ड करता है। सेकेंडरी पैकेजिंग की तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाहर का रैपर उठाते हैं, चाहे टूथपेस्ट हो गई, चाहे आपकी ये सिरप वगैरह की बॉटल के रैपर हो गए, ये हम फेंक देते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इनको देखते हैं, तो इनका इन्फॉर्मेटिव होना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इनको देखकर हम खरीद रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी कोट है, उसमें कहते हैं पैकेजिंग इज साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग अपने आप में क्या है, साइलेंट सेल्समैन है। जैसे सेल्समैन होता है किसी भी प्रोडक्ट को जब वो बेच रहा है तो उसकी ब्राइटर साइड को आपके सामने लेकर आता है, वो उसके बारे में आपको हर वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा जिसको जानकर आपका बाइंग डिसीजन उस प्रोडक्ट को खरीदने के फेवर में आए। यही काम पैकेजिंग कर रही होती है। आपको पैकेजिंग के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, बहुत अट्रैक्टिव कलर स्कीम लिखी होती है, बड़े सही तरीके से उसके ऊपर जो है पिक्चराइजेशन वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं ताकि वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे और अट्रैक्ट भी करें। हम कभी सोच के देखें कि कलर स्कीम का कितना अच्छा रोल होता है।
आप ये सोचो, आप कभी कोई टूथपेस्ट ऐसी नहीं खरीदोगे शायद जिसका बाहर का कार्डबोर्ड बॉक्स ब्लैक कलर का होगा। वो खरीदनी बहुत मुश्किल, एक नेगेटिव सी अप्रोच आ रही है, नहीं खरीदोगे। तो बड़े कलर स्कीम जो है बहुत अट्रैक्टिव जो है वो यूज़ करी गई। ज़्यादातर में इन्होंने रेड, वाइट, ग्रीन ये यूज़ किया, क्योंकि अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव कलर जो है वो हो जाता है। तो वहाँ पर है प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी। ट्रांसपोर्टेशन में अट्रैक्टिवनेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का काम होता है कि ट्रांसपोर्ट में एक तरीके से आपकी आसानी रहे। तो प्रोडक्ट की सेफ्टी जो है, प्रोडक्ट की सेफ्टी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, ये सबसे मेन चीज़ जाएगी। तो ये हमारी हो गई ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब बात आती है कि पैकेजिंग जो है उसकी भी अपनी यूटिलिटी रहेंगी ही, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और पैकेजिंग जो है हमारी साइलेंट सेल्समैन में हो गई। इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें पैकेजिंग की, वो क्या क्या रहेंगी। तो नेक्स्ट हमारा हमने किया प्रोडक्ट मिक्स के, ब्रांडिंग हो गया। ब्रांडिंग में हमारे टॉपिक है डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंस है और क्वालिटीज़ है। पैकेजिंग में हमने लेवल जो है वो कर लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। बात आती है इम्पोर्टेंस की और फंक्शन की। एक पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है हमारी, सिंपल चीज़ है। एक अच्छी पैकेजिंग जो है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, अच्छी तरीके से साफ। पहले जैसे होता था कि चाय पत्ती हो गई, ये सब चीज़ें जो है खुले में आ रही थी। आज के दिन प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग है, मसाले वगैरह होते थे, स्पाइसेस वगैरह, ये भी ज़्यादातर खुले में आ रहे थे, लेकिन अब प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। अच्छी पैकेजिंग हेल्थ और सैनिटेशन को प्रमोट कर रही है। सेल्फ सर्विस आउटलेट, कि अब जो पैकिंग है वो सेल्फ सर्विस आउटलेट जो हैं उन पर रखी हुई हैं, कस्टमर खुद से कर रहा है। जबकि जो पुराने वाला सिस्टम था जिसमें आपको शॉपकीपर होता था वेट करने के लिए, अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सर्विस आउटलेट की बिल्कुल सही तरीके से कामयाब होती है। वहाँ पर इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ है। आज के टाइम पर पैकिंग आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है नया करने की, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट में ही चेंज लेकर आओ। कोक और पेप्सी सेम वही आ रही हैं, लेकिन वो बॉटल्स चेंज कर रही हैं, कैन में आ जाती हैं, फिर उनकी बॉटल्स की अलग अलग तरीके की पैकेजिंग आ गई, आधा लीटर, 1 लीटर, 2.5 लीटर, और अलग अलग तरीके से पैकेजिंग में आ रही है। तो वहाँ पर भी एक स्कोप फॉर इनोवेशन है, और आप अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। सिर्फ पैकेजिंग आपकी हेल्प कर देती है प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में। तो ये 5 इंपॉर्टेंस हो जाएगी हमें पैकेजिंग पर, इसलिए ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस हो गई पैकेजिंग की। पैकेजिंग फंक्शन क्या क्या करती है, क्या काम करती है। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, वो वही चीज़ हो गई। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, एक अच्छी पैकेजिंग उसकी सेफ्टी को इंश्योर करती है। प्रोडक्ट के यूज़ को फैसिलिटेट करती है। सोचिए टूथपेस्ट जो है अगर वो उस ट्यूब में नहीं आती, और कौन सी पैकेजिंग में इतनी आसान होती है हमारे लिए यूज़ करनी। शैशे आगे, उसके आगे भी आपने उसको इस तरीके से पैक किया कि यूज़ करना आसान हो जाए, तो वो भी हेल्प है। और प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी एक अच्छी पैकेजिंग अपने आप में साइलेंट सेल्समैन इसलिए है कि वो प्रोडक्ट की ब्राइटर साइड आपके सामने लेकर आती है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। बात आती है लेबलिंग की। पहली चीज़ है लेबलिंग है क्या। लेबलिंग है जो प्रिंटेड पार्ट होता है, जो भी उसके साथ टैग है प्रोडक्ट के साथ में, या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन है, मैनुअल्स हैं, वो उसकी लेबलिंग होगी। लेबलिंग का मेनली फंक्शंस है 5। क्या करती है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है कि प्रोडक्ट है क्या। कि आपने एक शर्ट ही खरीदी है, उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि 100% कॉटन है या इसमें कोई और फैब्रिक लगा हुआ है, तो उसको डिस्क्राइब करता है। और उसका कंटेंट जो है, हम लेबलिंग ध्यान से पढ़े, कोई भी प्रोसेस फूड का पढ़िए, उसका कंटेंट सारा दिया हुआ है, इसमें क्या है या क्या नहीं है। तो पहली चीज़ तो यही कर रही है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रही है, इसके कंटेंट को स्पेसिफिकली बता रही है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कुछ इसकी एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, लाइसेंस वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड ब्रांड। सिर्फ नाम देकर, अब आप लेज़ की इतनी सारी वैरायटी होती है, सिर्फ उसकी पैकेजिंग देखकर, सिर्फ उसकी लेबलिंग देखकर हम पहचान लेते हैं कौन से वाला फ्लेवर है। तो वहाँ पर लेबलिंग ने हेल्प किया प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और ब्रांड्स को पहचानने में। ग्रेडिंग, एक दूसरे को अलग करने में भी लेबलिंग का हेल्प होता है। जैसे कि हमने कहा इंडिया गेट का, कल भी मैं एग्जांपल ले रही थी, इंडिया गेट का जो एग्जांपल आ रहा है उसमें क्या है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया गेट डायमंड, तो उसकी ग्रेडिंग अलग होगी, सिल्वर है, गोल्ड है।
रेगुलर है तो ग्रेडिंग करने में भी लेबलिंग हेल्प करती है कि सेम कंपनी के अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक जो पूरी की पूरी सेगमेंट है वो दूसरे से कहाँ अलग है, ये हम पैकेजिंग में दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करती है। लेबल के अंदर आप अट्रैक्टिव कोटिंग कोड्स होते हैं, लाइंस होती हैं, यूज़ कर रहे होते हो, टैगलाइन प्रोडक्ट की यूज़ कर रहे होते हैं, ताज नहीं वह ताज बोलिए, प्रिंट किया, तो ये प्रोडक्ट को एक तरीके से प्रमोट भी कर रही है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ कहता है कि कुछ चीज़ों की जानकारी आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हो तो उसके ऊपर आपने लिखना है प्रोसेस्ड फूड जो हैं वो वेज हैं कि नॉन वेज है, एक्सपायरी डेट क्या है। इसी तरीके से मेडिसिन हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनका कंपोजिशन, एक्सपायरी, ये सब चीज़ें मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर लेबल जो हैं ये हमारे लिए 5 फंक्शंस करती हैं। तो ब्रांडिंग में हमने इंपॉर्टेंस और क्वालिटीज़ पढ़ी अच्छे ब्रांड की, पैकेजिंग में हम लेवल और इम्पोर्टेंस देख रहे हैं, और लेबल में मेनली पढ़े कि लेबलिंग जो है उसके काम क्या रहते हैं। और लेबलिंग में ये समझिए, लेबलिंग कंपलसरी है या नहीं है। हर जगह कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कंपलसरी बना दी गई है। जैसे हम मेडिसिन की बात करें, वो लेबलिंग होगी। अगर जो भी FMCG कंपनी है उनके सारे प्रोडक्ट में लेबलिंग जो है कंपलसरी है। प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी जो आ गई उसके अंदर भी आपकी लेबलिंग, तो लेबलिंग कंपलसरी है बहुत सारी जगह पर हर जगह पर हम नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, वो हमारा शुरू हो जाएगा प्राइस पर। देखिए मार्केटिंग मिक्स के हमारा प्रोडक्ट जो है ये पूरा हो गया। प्रोडक्ट मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के हमने 4 एलिमेंट पढ़े थे, प्रोडक्ट मिक्स पूरा हो गया। नेक्स्ट है प्राइस, बहुत छोटा सा टॉपिक है। प्राइस जो है वो एक बहुत की फैक्टर और कंपोनेंट होता है पूरे मार्केटिंग मिक्स का। अकेले प्राइस ऐसा फैक्टर है जो आपकी पूरे प्रोडक्ट, वैसे तो इन चारों में से कोई भी एक फैक्टर कमज़ोर हो जाए तो वो पूरे के पूरे मिक्स की यूटिलिटी कह लीजिए, इफेक्टिवनेस कह लीजिए, बर्बाद कर सकते हैं। और कोई एक एलिमेंट जो है वो अकेले कामयाब नहीं करा सकता, उनको सबको साथ करना होता है। पर फिर भी एक कंपोनेंट जो है काफ़ी बड़ा रोल तो प्ले कर ही सकता है। अगर हम जियो कहें ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, मेनली प्राइस था, प्राइस की वजह से लोगों ने अपना नेटवर्क चेंज किया पहली बार। उसके बाद कुछ भी इशू रहे हों कि ब्रांड भी बन गया है स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेन चीज़ थी प्राइस। तो प्राइस जो है वो किस किस तरीके से अफेक्ट होता है। आपको कोई भी चीज़ दे दी जाए और कहा जाए कि प्राइस डिसाइड करिए, तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो प्राइस को अफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, डिमांड सप्लाई मिलकर प्राइस डिसाइड कर रही होती हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके प्रोडक्ट को कंपटीशन में आगे लेकर जाने के लिए प्राइस डिसाइड करते समय हम इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉस्ट। हम ये देखेंगे छोटी से छोटी चीज़ है, आपको किसी बुक की प्राइसिंग करनी है, एक मार्कर है इसी की प्राइसिंग करनी है, तो सबसे पहले कंपनी को ये देखना है कि हमारी खुद की कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट में भी काफ़ी सारी तरीके की हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। मुश्किल के टाइम पर भी कंपनी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट छोड़ सकती है, वेरिएबल कॉस्ट तो वो लेगी ही। तो यहाँ पर है सबसे पहली चीज़ होती है कॉस्टिंग। दूसरी होती है द यूटिलिटी एंड डिमांड। प्रोडक्ट की यूटिलिटी कितनी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए वही मास्क है जो अब से कुछ दिन पहले 3 रुपये में बिक रहे थे सर्जिकल, अब 15 रुपये में भी बिक रहे हैं और कुछ जगह पर और महंगे बिके। किस लिए? उसकी यूटिलिटी इंप्रूव हो गई है। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग, वेंटिलेटर्स थे बोल रहे हैं लोग कि 50-60 लाख रुपए में 1.5 करोड़ तक वैल्यू पहुंचा दी गई है इसकी। क्या चीज़ उसकी प्राइसिंग में रोल प्ले कर रही है? यूटिलिटी एंड डिमांड। तीसरी चीज़ होती है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। अब अगर मार्कर जो है वो और बनाने वाली कंपनियां काफ़ी सारी हैं, तो मार्कर की इस कंपनी को अपने प्राइसेस कम रखने पड़ेंगे। तो जितना कंपटीशन इंटेंस होते चले जाएगा आपको प्राइसिंग जो है वो अपनी कम रखनी पड़ती है। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस जो है वो भी अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट टैक्स बनाती है कुछ चीज़ों के ऊपर। अब जैसे सिन गुड्स जिनको बोलते हैं, सिगरेट, शराब, इनके ऊपर टैक्सेशन इतना बढ़ा दिया तो प्राइसिंग जो है वो अफेक्ट हो गई गवर्नमेंट के रेगुलेशन से भी। फिर है एक है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे प्राइजेस को लेकर। हमारे देश में 3 जो है टेलीकॉम कंपनियां इस टाइम पर सबसे बड़े मार्केट शेयर लेकर बैठी हैं और उन्हीं से हम समझते हैं। पहली जो कंपनी है ऑप्टेनी मार्केट लिए, जियो की बात आ गई। इन्होंने अपनी प्राइसिंग डिसाइड करते समय ये रखा कि हमें इस मार्केट में लीडर बनना है, टेलीकॉम सेक्टर में इससे बड़ी कंपनी नहीं होनी चाहिए।
तो प्राइसिंग भी उन्होंने ऐसी करी कि कंपटीशन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया दूसरों के लिए। दूसरी है सर्वाइविंग इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो वोडाफोन आइडिया है वो आज के दिन पर क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बने रहने के लिए। आज के टाइम उनके पास इतनी मार्केट शेयर है ही नहीं, कैपेसिटी है ही नहीं कि वो मार्केट में शेयर के लिए झगड़े, बस अब वो सर्वाइवल के लिए कि उनकी यूटिलिटी बनी रहे और मार्केट में उनके कस्टमर जो एग्जिस्टिंग है कम से कम वो लूज ना करें। अटेनिंग प्रोडक्ट, एयरटेल जो कर रही है, एयरटेल आज भी अपनी ऐड में कहीं पर भी अपने आप को सस्ता नेटवर्क नहीं कहलवाने के लिए तैयार, वो अभी भी किसमें, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। तो 3 प्राइसिंग के फंडे होते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस देखते हो। एक तो कि आपको मार्केट को लीड करना है और इसके लिए आप सबसे कम प्राइसेस देने के लिए तैयार हो जाते हो। दूसरे में आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हो, आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हो, प्राइस को बहुत ज़्यादा कम कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप कंपटीशन में बने रहने के लिए काम कर रहे होते हो। ठीक है। तीसरा है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, कि आप प्राइसिंग दूसरों से ज़्यादा लेने में बिल्कुल नहीं डरते हो क्योंकि आप इस चीज़ के भरोसे पर काम कर रहे हो कि आपकी क्वालिटी को कोई मैच नहीं कर रहा है। और लास्ट है मार्केटिंग मेथड यूज़। देखिए, अगर कंपनी ने बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज दी हैं, बहुत उसने सेल्स एफर्ट्स लगाए हैं, इंस्टॉलेशन की सुविधाएं दी हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज काफ़ी अच्छे लेवल की गई है, होम डिलीवरी की सुविधाएं दी है, सीधी बात है प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी ही। और जहाँ पर इस तरीके की कोई सुविधा कम नहीं दी गई है, कम दी गई है, तो आप कम प्राइसेस रख सकते हो। तो मार्केटिंग मेथड यूज, एडवर्टीजमेंट का लेवल, पर्सनल सेलिंग का लेवल, आफ्टर सेल सर्विसेज का लेवल, ये सब लेवल किस पर, कस्टमर केयर का लेवल, ये सब चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि आपकी प्राइसिंग जो है वो कैसे जाएगी। तो ये हुआ हमारा प्राइस फैक्टर्स जो है वो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले कर लेते हैं, वही टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा मार्केटिंग मिक्स का हो जाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखिए, हमें ये पता है जहाँ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वहाँ कंज्यूम नहीं होती, जिस टाइम पर प्रोड्यूस होती हैं तभी कंज्यूम नहीं होती, और जो प्रोड्यूस करता है वही कंज्यूम नहीं करता है। तो 3 चीज़ें हो गई, प्लेस की हो गई, टाइम की हो गई, पोजेशन की हो गई। ये तीनों ही यूटिलिटी क्रिएट करता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि वहाँ पर चैनलाइज करना है, फिजिकली वहाँ पर चीज़ों को पहुँचाना है जहाँ भी कंज्यूम की जानी है, जिस टाइम पर कंज्यूम करी जानी है। दूसरा, हमें मीडिएटर चूज़ करना है जो ऐसा ये करेंगे, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की पोजेशन जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये यूटिलिटी हम बना रहे होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम एक तरीके से इंटरमीडिएरीज जो होते हैं वो चूज़ कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेगा कौन। थर्डली होती है डायरेक्ट जीरो लेवल। इसके ऊपर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर खुद ही अपनी चीज़ जो है उसको कंज्यूमर जो है उस तक पहुंचा रहा होता है। डायरेक्ट है, कोई बीच में इंटरमीडिएरीज यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट और ज़ीरो लेवल हो गया कि कोई बीच में इंटरमीडिएरीज नहीं है, बनाने वाला डायरेक्टली अपनी चीज़ें जो हैं वो बेच रहा है। आज के टाइम पर बहुत सारे नए प्रोडक्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, उन्होंने इनेबल किया है कि कोई इंटरमीडिएरीज नहीं, डायरेक्टली आप अपने कंज्यूमर तक अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेच पा रहे हो। फिर इसके बाद है 1 लेवल कि मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर ने आगे जो है एजेंट को बेचा, एजेंट ने आगे कंज्यूमर को बेचा। इसके बाद मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। कुछ केसेस में मैन्युफैक्चर ने डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर। यानी कि बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में कितनी इंटरमीडिएरीज आ रही है, यहीं से डिसाइड होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली ये देखा गया है, अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टॉपिक तो रहा नहीं है सिलेबस में। सिर्फ इतना समझने की बात है कि बहुत सारे फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें 0 लेवल चूज़ करना है, 1 लेवल। ज़्यादा प्राइस की चीज़ें नॉर्मली छोटे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जाती हैं, और जितनी सस्ती चीज़ें होती हैं उनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जाने देते हैं। इसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, एक प्रॉब्लम तो हमारी यहाँ सॉल्व हो गई, इसके सिवाय है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर देखिए, टिपिकल बायर और सेलर का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ये कहा गया ऑर्डर प्लेसमेंट सबसे पहले आएगा। अब ऑर्डर प्लेसमेंट से लेकर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर तक जो टाइम पीरियड जाना है,
वो आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर जाएगा। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी, ऑर्डर के टर्मिनेशन के और डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर के आने के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। आप खुद सोच के देख लीजिए, आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई चीज़ ऑर्डर करी है या होटल में जाकर कोई मील ऑर्डर किया है, बहुत टाइम तक अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती है। बहुत सारी बार तो ये भी होता है कि आप वहाँ से उठकर चले जाते हो, या आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर किया है, कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद अगर वो 3-4 दिन तक चीज़ नहीं आ रही है, हम ऑर्डर ही कैंसिल कर देते हैं। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। देखिए, अगर इस तरीके से सिर्फ ऑर्डर प्रोसेसिंग गलत चली गई, टाइम जो टेकन है वो ज़्यादा चला गया, वहाँ पर आपके सारे मार्केटिंग एफर्ट्स, कहाँ आपने रिसर्च करके अच्छा प्रोडक्ट डेवलप किया था, उसकी सही प्राइसिंग करी थी, प्रमोशन करी थी, तब कहीं जाकर कंज्यूमर खरीदने आया, और तभी आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग की वजह से उसको वो चीज़ बेचने में जो है आप फेल रहे, तो आपका तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि किस तरीके से स्पीड और एफिशिएंसी इसकी इम्प्रूव करी जाए। एक चीज़, ये पहला कंपोनेंट हुआ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद है OTWI, ठीक है, याद रखेंगे हम। ट्रांसपोर्टेशन, हमें चीज़ें एक जगह बनती हैं, दूसरी जगह भेजनी है। ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड होनी ज़रूरी तो है ही है कि टाइम से चीज़ें पहुंच जाए, ताकि वहाँ से कॉस्ट इफेक्टिव भी होना ज़रूरी है। अब बहुत सारी चीज़ों की फ़्लाइट से थोड़ी ना भेज सकते हो उनको, क्योंकि कॉस्टिंग ही इतनी बढ़ जाएगी, आप कमाओगे कैसे उस पर। तो कॉस्ट हो गई, स्पीड हो गई, सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो गई। ये भी हमें ध्यान रखनी है कि हम कॉस्ट को कम करने से उसको अगर किसी तरीके से रेलवे में बहुत बढ़िया तरीके से बुकिंग के बिना अगर भेज देते हैं, तो हो सकता है कॉस्ट तो ठीक आ गई आपको उसको भेजने की, लेकिन सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है हमें ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन में चूज़ करते हैं कि हमारा जो भी गुड्स हैं उसको किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट जो है कर सकते हैं उनके कम्युनिकेशन के सोर्स पर। फिर होता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के अंदर किस टाइम पर और कहाँ पर, देखिए वेयर हाउसिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर हम देखेंगे आजकल अमेज़न वगैरह ने किस तरीके से काम करना शुरू किया, इन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउसेस की बजाय पर हर लोकेशन में छोटे छोटे वेयर हाउसेस बनाने शुरू कर दिए। नंबर्स ऑफ ऑर्डर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो बजाय कि आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में बड़े वेयर हाउसेस की जगह पर छोटे छोटे वेयर हाउसेस उन्होंने उन्हीं लोकेलिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए बनाने शुरू किए। तो वेयर हाउसेस आप बहुत बड़ा एक बनाओ या 4 छोटे छोटे बनाओ, ये आपको डिसाइड करना रहता है। आपके ऑर्डर जो हैं उसके नंबर्स के अकॉर्डिंगली या कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्डर है वो किस तरीके का है। तो ये वेयर हाउसिंग गया। और तीसरा फिर हमारा लास्ट 4th आ जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ पर है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन इस चीज़ के बारे में होता है कि इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, किसी भी रिटेलर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की। अगर बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है तब भी गलत है, क्योंकि आउटडेट होने की, उसके डैमेज होने की, डेप्रिशिएट होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है। बहुत कम इन्वेंट्री है तभी भी हो सकता है आपकी जो प्रोसेस है प्रोडक्शन की, सेलिंग की, उसमें इंटरप्शन आए। तो इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा जो है हमारा मैनेजरियल डिसीजन रहता है कि जिसके अंदर में ये देखते हैं कि इन्वेंट्री जो है वो कितनी हमारे पास बैलेंस में होनी चाहिए, कि ना ही वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा इसके अंदर होगी तो वो हमारी फैक्टर इन्वेंट्री होगी। पॉलिसी क्या कुछ है, कस्टमर सर्विसेज का लेवल क्या है, कितनी जल्दी आगे से ऑर्डर हम करते हैं तो मटेरियल की सप्लाई आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें मिलकर हमारी जो है ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसमें एक चीज़ है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट चुनेंगे कि इनडायरेक्ट। दूसरी है कंपोनेंट कौन कौन से हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। ऑर्डर प्रोसेसिंग, टाइम टेकन बिटवीन ऑर्डर रिसीविंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड अरेंजमेंट, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल। ये हमारा हो गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा मार्केटिंग का, वो है प्रमोशन। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें से कुछ जो है वो अभी टॉपिक खत्म भी हो गए हैं सिलेबस में से, जैसे कि एडवर्टीजमेंट की ऑब्जेक्शन और ऑब्जेक्शन सेल अब टॉपिक में नहीं है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक भी नहीं है, पब्लिक रिलेशन का रोल भी अब सिलेबस में नहीं है। तो ये थोड़ा सा कम हो गया है अभी। अब देखते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजिंग। ये 4 हमारी प्रमोशंस जो हैं इसके एलिमेंट है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, और देखिए इनके क्या क्या फीचर्स आती हैं, क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव हैं।
सबसे पहली चीज़ है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को बोला गया ये वो पेड फॉर्म है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है, फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। तो 3 चीज़ें हैं कि हम अपनी बात जो भी कहलवा रहे हैं किसी से, वहाँ पर हमने जो बात कहलवाई वो उसका पर्सनल ओपिनियन नहीं है, इम्पर्सनल होकर वो उस चीज़ के बारे में कह रहा है, क्योंकि वो भी कह रहा है कि ये ऐड एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की तरफ से है। ठीक है, दिस ऐड इज स्पॉन्सर्ड बाय, पहले नाम भी बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहलवाया है, और ये पेड फॉर्म है। तो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ टोटली इम्पर्सनल, कि उस ऐड में चाहे जो मर्जी सेलिब्रिटी आ रहा हो, उसकी ओपिनियन खुद की नहीं है, वो ओपिनियन वो स्क्रिप्ट बोलने के लिए, वो जो भी उन्होंने शो किया अपना फेवरेटिज्म, उसके लिए उनको पैसा मिला हुआ है। तो इसकी 3 फीचर हो गई। एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज पेड फॉर्म, तो पेड होती है, इम्पर्सनल होती है, आप किसी को पर्सनली नहीं ब्लेम कर सकते कि ये आपने ये कहा था इस प्रोडक्ट के बारे में, उनको दे आर मॉडल्स, उनको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। और लास्ट इसके अंदर आती है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, किसने ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है उसका नाम भी आ रहा है। तो 3 फीचर्स हैं। एडवर्टीजमेंट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं? मास रीच है, एक ही एडवर्टीजमेंट से आप बहुत सारे लोगों तक इकट्ठे पहुंच रहे हो। ठीक है, मास रीच है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब रिपीटेडली हम एड्स को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, तो हमारा सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि प्रोडक्ट सही है, तभी तो इतनी मार्केटिंग की जा रही है। एक्सप्रेसिवनेस है, पूरी तरीके से उसका आइडिया जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, कलर स्कीम हो गई, मॉडल हो गए उसके अंदर, या फिर उसके अंदर जिस भी तरीके की स्क्रिप्ट हो गई, होल आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट वो ट्रूली एक्सप्रेस होता है। उसके बाद होती है इकोनॉमी, यानी कि पर यूनिट अगर हम निकालें इसमें कम्युनिकेट करने के आइडिया को, तो वो बहुत कम है। टोटल में तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिव है, लेकिन कितने लोगों तक एक साथ हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जा रही है, अगर उसको देखें तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है फिर कम लगेगी हमें। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो जब जब आपको अपनी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बड़े स्केल के ऊपर शेयर करनी है, आप ये चाहते हो कस्टमर का भरोसा आपके प्रोडक्ट में लगातार बना रहे, तो लगातार एडवर्टीजमेंट आएगी। एक्सप्रेसिवनेस और इकोनॉमी, देखिए एडवर्टीजमेंट में बेसिक रूल ये होता है कि हम कंज्यूमर को मानते हैं कि उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, अगर हम उसको रिपीटेडली नहीं वो चीज़ें दिखाएंगे तो वो उनकी बहुत पुअर रिटेंशन है, वो भूल जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इसके अंदर जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं। उसके बाद 4 नेगेटिव पॉइंट भी हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। आजकल कुछ लोग पॉजिटिव नहीं भी हैं, उनको क्या लगता है कि एडवर्टीजमेंट इज़ नॉट एज फोर्सफुल एज पर्सनल सेलिंग। तो इसमें आप बहुत फोर्सफुली नहीं किसी को, आप एडवर्टीजमेंट देखने के बाद भी ये प्रोडक्ट खरीद ही लोगे। इसकी प्रोबेबिलिटी पर्सनल सेलिंग की कंपैरिजन में कम है, फोर्सफुल कम है। फीडबैक की कमी है, हम कि आपको वो ऐड कितनी अच्छी लगी या उसके बारे में और कुछ आपको जानकारी चाहिए कि नहीं, आपका रिस्पॉन्स जो है वो आने में टाइम लगता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि एक बार जो आपने मैसेज फ्रेम कर दिया वो वैसे ही जा रहा है, वो सामने वाले की भाषा उसकी समझ के अकॉर्डिंगली बदल तो नहीं रही है। लो इफेक्टिवनेस, तो इसी की वजह से इसकी इफेक्टिवनेस, जितना खर्चा होता है उतना इसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। एडवर्टीजमेंट ज़्यादातर ब्रांड बनाने में हेल्प करते हैं, सेल्स में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं। उसके बाद आती है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग है फेस टू फेस, जब आप इंटरेक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, ये हो गया पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में जितनी लिमिटेशंस ये थी ये सारी ओवरकम कर दी। फोर्सफुल ज़्यादा है, पर्सनली फेस टू फेस आकर कोई आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है कि कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसमें फोर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है। फीडबैक आपको साथ साथ, अगर आपको कोई शिकायतें हैं उस ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, वो आप बता सकते हो। फ्लैक्सिबिलिटी भी आ जाएगी कि जो भी प्रोडक्ट के बारे में एडिशनल जानना चाहते हो, अलग भाषा में सुनना चाहते हो, वो वहाँ पर आपका सेल्समैन आपके लिए ये काम भी कर देगा। इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा है। तो पर्सनल सेलिंग कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट के काफ़ी अपोजिट चली जाती है। ये मास लेवल पे है, 1 to 1 इंटरेक्शन है, एक या कुछ लोगों तक आपका सेल्समैन चीज़ों को बेच रहा है। फीचर्स क्या है? पर्सनल फॉर्म है, पर्सनली वो अपनी राय जो सेल्समैन है वो बता रहा है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है, और आपको पर्सनली टारगेट करके वो बातें कही जा रही हैं, किसी और को नहीं, कि एडवर्टीजमेंट में तो सबको एक साथ एड्रेस किया, लेकिन पर्सनल है, यहाँ पर टोटली आपको बताया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप होता है जो आपको आगे नए प्रोडक्ट को बेचने में भी हेल्प करता है। ये हो गई इसकी फीचर्स। सेल्स प्रमोशन की बात होती है, देखिए
शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू एनकरेज सेल। जो आपके शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं ना, टाइमली सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, दो टाइम पर यूज़ करते हैं। एक तो पीक टाइम पर, ताकि पीक टाइम पर जब मार्केट में डिमांड अच्छी है, उस डिमांड का ज़्यादातर फायदा आपके प्रोडक्ट को मिले। सेल्स प्रमोशन तब इसलिए करते हैं। या फिर करते हैं कब, जब मार्केट में बिल्कुल रिसेशन है और आप ये चाहते हो कि कम से कम कुछ डिमांड हमारे हिस्से में बनी रहे, सर्वाइव हम कर जाएं, तो सेल्स प्रमोशन है क्या, जो हम वो कह रहे हैं एक पर एक फ्री, ठीक है, 50% डिस्काउंट, ठीक है। ये जो स्कीम्स जितनी भी हमारी चली, लकी ड्रॉ वाली हो गई, स्क्रैच कार्ड वाली हो गई, फ्री हॉलीडे ट्रिप वाली चीज़ हो गई, या कुछ और फ्री गिफ्ट हो गया, तो ये सारी की सारी है, ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक ही है। अब ये सिलेबस में तो नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अब जो सेल्स प्रमोशन करी जाती है, वो जो शॉर्ट टर्म एनकरेजमेंट होते हैं सेल्स को इंड्यूस करने के लिए, इसके पॉजिटिव साइड क्या है। सबसे पहली चीज़ होती है अटेंशन वैल्यू। सेल्स प्रमोशन में अटेंशन वैल्यू बहुत है। जब आपको कहा जा रहा है एक पर एक फ्री, 50% ऑफ, ठीक है, इससे एकदम से आपके प्रोडक्ट में को अटेंशन मिलती है कंज्यूमर की कि कुछ नया है जो टाइम बाउंड है, तब तक यूज़ नहीं करा तो फिर ये नहीं मिलेगी ऑफर आपको। अटेंशन वैल्यू है। नए प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च कर रहे हो तो आप लॉन्चिंग पर बेनिफिट कुछ दे सकते हो कि फर्स्ट 500 ऑर्डर पर आपने इतने % डिस्काउंट दिया है, या कुछ कूपन दिए हैं, या कोई स्पेशल सर्विसेज दी हैं। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में जब आपको ज़्यादा टेंशन चाहिए तब ये हेल्प कर सकती है। अगेन मैं जियो वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, तो उसमें भी यही किया, प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय उन्होंने लॉन्चिंग के बेनिफिट्स दिए। उसके बाद होती है सिनर्जी इन प्रमोशनल एफर्ट्स। जितने भी हम प्रमोशनल एफर्ट्स लगा रहे हैं, बाकी एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, उसमें एक तरीके से सेल्स प्रमोशन को और ऐड कर दें तो हमें और ज़्यादा इफेक्टिव उसको एफर्ट्स को बना सकते हैं। लेकिन सेल्स प्रमोशन हमेशा टाइम बाउंड या बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ही होना चाहिए। किसी भी इस तरीके की स्कीम जो होती हैं, उनको अगर हम बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। बहुत लंबे समय तक अगर मतलब बाय वन गेट वन फ्री इस तरीके की पॉलिसी चल रही है, 50% ऑफ लगातार चल रहा है, तो मार्केट पूरी तरीके से क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। दो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स प्रमोशन से, लंबे समय तक चलने वाली प्रमोशन पॉलिसी से ये रिफ्लेक्ट होता है कि कंपनी में कोई क्राइसिस है, तभी ये इतना ज़्यादा ऑफर दिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, प्रोडक्ट की इमेज स्पॉइल हो जाती है कि लगातार एक पर एक फ्री दिए जा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा क्वालिटी में, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग सो। तो ये चीज़ें हमारी आती हैं सेल्स प्रमोशन में। एक चीज़ लास्ट जाती है हमारी, वो है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन आज के टाइम पर, पहले पब्लिसिटी होता था, अब वो सिलेबस में नहीं है, अब है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक कौन है कंपनी के लिए? हम ये समझे कंपनी के लिए जहाँ तक बात होती है, कंपनी के लिए उसके स्टेक होल्डर, आप सिर्फ कस्टमर को टारगेट कर रहे हो इसमें, इन तीनों में, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन में। सेल्स प्रमोशन में कुछ जगह हम होलसेलर और एजेंट्स को भी कर लेते हैं इंक्लूड, लेकिन ज़्यादातर ये कस्टमर ओरिएंटेड है। लेकिन पब्लिक रिलेशन होता है स्टेक होल्डर रिलेटेड। स्टेक होल्डर में आपकी कंपनी जो है सिर्फ अपने कस्टमर को नहीं ध्यान में रख रही है, वो अपने इंटरमीडियरीज हो गया, सप्लायर्स वगैरह जो हो गए, इनके साथ साथ लोकल जो पब्लिक होती है वो हो गई, गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, इन सबके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बना रही है, ये पब्लिक रिलेशन है। आप ये समझिए, आपके स्कूल की ऐड आ रही है, स्कूल की एडमिशन के टाइम पर ऐड आ रही होती है, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स आते हैं, एडमिशन्स ओपन, वो तो है एडवर्टीजमेंट। लेकिन आपके अलग अलग ओकेजन के ऊपर न्यूज़ फीड आती रहती हैं कि स्कूल ने जो है वो आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया। ये जो अलग अलग हैं, या वो अपने एनुअल फंक्शंस रखते हैं, स्पोर्ट्स मीट रखते हैं, ये किसकी कैटेगरी में जा रहे होते हैं? ये जाते हैं पब्लिक रिलेशन में, जहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं, प्रोडक्ट की इमेज को बिल्ड करने के लिए, रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए काम कर रहे होते हैं। देखिए, कोई भी मूवी आती है, मूवी की ऐड आ रही है, वो तो एडवर्टीजमेंट में हो गई, लेकिन अलग अलग टाइम पर मीट रखी जाती हैं। जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो अपने ट्विटर हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं, फिल्म के बारे में कर रहे होते हैं, जो एक तरीके का वो चीज़ किस में है, पब्लिक रिलेशन। अपने ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं, उसके थ्रू वो ऑडियंस से कनेक्ट रहते हैं, अपने जो भी उनके फ़ैन फॉलोइंग है उसको डिराइव करते हैं एक्चुअल सेल्स में। तो ये जो सारा का सारा काम होता है, ये होता है पब्लिक रिलेशन।
पीआर एक बहुत बड़ा नाम चलता है कि पीआर का रोल बहुत होता है पब्लिक रिलेशन में। जो आपके बारे में अलग अलग टाइम पर न्यूज़ फीड आती रहती है, न्यूज़पेपर जो है किसी की स्टोरी कवर कर रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें लग रहा है कि ये हमें सुनाने के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये उन लोगों का डिसाइडेड पैटर्न है हमसे कनेक्टेड रहने का, कि उनमें हमारा इंटरेस्ट जो है वो बना रहे, कि वहाँ पर कोई स्टार इतने टाइम से फॉरेन में रह रहे हैं और वो नहीं आ रहे हैं, स्टिल उनके बारे में स्टोरीज जो होती हैं, उनकी पिक्स जो होती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती रहती हैं, स्टोरीज चलती रहती हैं। ये है स्टे कनेक्टेड वाली बात। जब भी किसी प्रोडक्ट को अपनी इमेज को बिल्कुल रिबाउंड करना हो, रिवॉल्व करना हो, या कस्टमर के सामने बहुत इफेक्टिवली उसको लेकर आना हो, तो सबसे इफेक्टिव टूल काम करता है आज के टाइम पर पब्लिक रिलेशन। और ये किसी एक कस्टमर के ग्रुप को नहीं, इसमें आप लोकल, पब्लिक, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट सबके साथ काम कर रहे होते हो, सब तक अपने साथ ही इसमें लॉबिंग भी आती है, प्रेस रिलीज वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारा हो जाएगा पब्लिक रिलेशन। तो हमारे मार्केटिंग मिक्स पर ये चैप्टर पूरा फिनिश हो रहा है और ये यूनिट भी अब यहीं पर इतनी ही रह गई है। पहले बहुत सारे टॉपिक थे, सबसे ज़्यादा जो अगर इसमें सेशन 2020 में सिलेबस गया है तो वो सबसे ज़्यादा गया है मार्केटिंग की यूनिट में। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक जो है वो भी नहीं है, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन ये भी सब नहीं है, रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट भी नहीं है। तो ये सब कुछ टॉपिक हैं, ये सिलेबस में अब नहीं है। तो हमारा बहुत पहले से कम काम हो गया। एक एडवर्टीजमेंट की ऑब्जेक्शन सेल, ये टॉपिक भी नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होते थे जो नहीं रखे गए हैं, जो भी रीज़न रही हो। तो हमारा ये होता है प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन के 4 स्टेप होते हैं। केस स्टडी में आपको जब आइडेंटिफाई करना होता है, जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि बड़े स्केल पर काम करना है, बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन देनी है, एडवर्टीजमेंट जाएगी। जहाँ पर आपको पर्सनल देनी है, बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है और आप बहुत फोर्सफुल होना चाहते हो, पर्सनल सेलिंग जाएगा, 1-to-1 कम्युनिकेशन में। जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में सेल्स को इनकरेज करने के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो, सेल्स प्रमोशन। और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट की इमेज को सुधारने के लिए काम करना है। कि हमने सुना पेप्सी कोक के लिए शिकायत हो गई थी, मैगी के लिए एलिगेशन लगे थे कि इसमें प्रिजर्वेटिव हैं और ये सब चीज़ें गलत हैं थोड़ी सेहत के लिए। तो वहाँ पर अब कंपनी को जो करना पड़ेगा अपनी इमेज को सुधारने के लिए, वो एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा, सेल्स प्रमोशन से काम नहीं चलेगा, अब चलेगा पब्लिक, सिंपल सी बात है, पब्लिक रिलेशन से। तो ये यूनिट यहीं पर अब हम करते हैं केस स्टडीज़। केस स्टडी 1 है आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर्ड हियर। मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट हैं, हमें देखना है कौन सा है। Zoom उद्योग, a car manufacturing company, has started its business with Zoom 800 and slowly launched Zoom 1000, Wagon Z and Sri 5, etc. and offered various services like after sales services, availability of spare parts. Identify the element. किस पर काम कर रहा है? कोई प्राइस की बात नहीं है, कोई प्रमोशन की बात नहीं है, किसी तरीके का फिजिकल, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पर काम हो रहा है कि प्रोडक्ट की और वैरायटी आ गई, सर्विसेज और बढ़ा दी। तो ये है प्रोडक्ट मिक्स। सेकेंड केस स्टडी है, क्वेश्चन पहले पढ़ रही हूँ। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट विच विल हेल्प द मैनेजर गेटिंग द फर्म आउट ऑफ अबव क्राइसिस। क्राइसिस से बाहर निकालने में कौन सी मदद करेगी? देखिए, अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की कोई कंसेप्ट है ना जो क्राइसिस से बाहर निकालने में हेल्प करती है, तो वो 90% टाइम ना उसका आंसर आना है आपका पब्लिक रिलेशन। उसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ अबव आइडेंटिफाइड कंसेप्ट बाय स्टेटिंग 2 पॉइंट्स। पहला है राधा फाउंड ए वर्म क्रॉलिंग आउट ऑफ ए न्यूली ओपन टेट्रा पैक ऑफ ए जूस मैन्युफैक्चर्ड बाय ए रेप्यूटेड कंपनी जैस लिमिटेड। शी वेंट बैक to the shopkeeper from whom the pack was purchased, who directed her to call up the customer care center. When all her efforts failed, she went to a consumer activist group to seek help. The group decided to help Radha and taken measures to impose restriction on the sale of firm's product of the particular batch and urge consumer to sale of the firm's product of the particular batch and urge consumers to refrain from buying the product of the company. Just Limited lost its image in the market. The CEO gives the responsibility of bringing back the lost image of the company to a manager. तो आंसर क्या है? पब्लिक मतलब उन्होंने प्रोडक्ट के अंदर डिस्क्रिपेंसी थी और कंज्यूमर एक ग्रुप है जो हेल्प कर रहा है, तो मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना पड़ेगा अब इमेज को ठीक करने के लिए? पब्लिक रिलेशन।
तो रोल पब्लिक रिलेशन का क्या होगा, सिंपल है, इसमें आप प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करोगे और कंज्यूमर की काउंसलिंग करोगे। थर्ड केस स्टडी है, यहाँ पर है सजेस्ट द 4 प्रमोशनल मेजर्स दैट कैन बी अंडरटेकन टू इम्प्रूव सेल्स। 4 हैं, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर चॉइस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग तो अब सिलेबस में नहीं है कईयों के। द मैनेजर्स ऑफ इम्पैक्ट एंटरप्राइजेज डीलिंग इन कॉस्मेटिक्स इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सेल्स। 4 प्रमोशनल मेजर कौन कौन से हैं, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी, यही है। और यहाँ पर है नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ प्रमोशनल टूल्स है कि मार्केट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, प्रमोशन का बजट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। इसके बाद है फोर्थ केस स्टडी, ए मोबाइल कंपनी इज लॉन्चिंग ए न्यू हाईटेक मोबाइल फोन इन द मार्केट, विच डिपार्टमेंट इज गोइंग टू लुक इन टू द टेक्निक ऑफ प्रमोटिंग इट। कौन प्रमोट करेगा, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। फिफ्थ केस स्टडी है, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। याद करिए 5 फिलोसफीज हमने करी थी, उसमें से आंसर करना है। फर्स्ट है, मानसी इशू मैन्युफैक्चर फॉर स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एट लार्ज स्केल एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट। स्केल बढ़ाना है काम का, कॉस्ट को कम करते जाना है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। उसके बाद है, निशा ए स्कूल बैग मैन्युफैक्चर डिसाइडेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट। इम्प्रूव प्रोडक्ट पर कर रहे हैं, प्रोडक्ट इमेज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज एडेड ए वाटर बॉटल होल्डर टू द एग्जिस्टिंग डिजाइन। उन्होंने ऐड करा है प्रोडक्ट के अंदर। जसदीप ए डीलर इन स्कूल यूनिफॉर्म डिसाइडेड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज सबको प्रॉफिट ही करने हैं बाय यूजिंग, लेकिन करने कैसे, डिफरेंट एग्रेसिव सेल्स, डिफरेंट एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट। एग्रेसिव प्रमोशन करनी है, सेलिंग कंसेप्ट। अमर इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, ही सर्वेड द मार्केट। सर्वे कहाँ हुआ, आप पहले मार्केट के अंदर कंज्यूमर की नीड्स को समझ रहे हो, तो ये हो गई मार्केटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट केस स्टडी है सेल्स प्रमोशन के बारे में, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं। 7th केस स्टडी है, वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। 7th केस स्टडी है, वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड बाय द मार्केटर टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। व्हाई डू कंपनी यूज ऑल टूल्स एट द सेम टाइम्स। देखिए, हम सेम कंपनी की, जैसे मैंने मूवीज़ की बात करी, उसकी ऐड भी देख रहे हैं, उसके बारे में कंज्यूमर जो अलग अलग टीवी शोज़ पर, टीवी रियलिटी शोज़ वगैरह हैं, इनमें भी आ रहे हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स में, शहरों में बड़ी सी फैन मीटिंग भी रख रहे होते हैं। ये जो सारे के सारे काम एक साथ, अपनी गुडीज़ वगैरह खरीदने का मौका भी दे रहे होते हैं, जो सब काम एक साथ लगा रहे हैं ताकि वो ओवरऑल इफेक्टिवनेस जो है प्रमोशंस की वो इंक्रीज़ कर सकें। तो ये कह रहे हैं वाई डू कंपनीज यूज़ ऑल टूल्स एट द सेम टाइम। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, कंज्यूमर हो गया, बजट हो गया, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं प्रमोशन का। तो इसलिए नेम एंड एक्सप्लेन द मोस्ट कॉमनली यूज नॉन पर्सनल टूल ऑफ प्रमोशन, नॉन पर्सनल टूल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ पेड फॉर बाय द मार्केटर। एडवर्टीजमेंट, विच टूल ऑफ प्रमोशन विल प्राइमरली बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग to promote or protect a company's image, company image, public relation. An existing product means for mass usage by literate people. Existing product जो है mass use पर और literate people जो है वो इसको use कर रहे हैं। Advertisement आ गई, to introduce a new product to a particular class of people through door to door visit. Door to door visit हो गया, ठीक है, ये हमारी हो गई public relation. To attract attention of people, attention मिलती है प्रमोशन से, सेल्स प्रमोशन आ गया। 8th केस स्टडी है गुड, इसमें है स्टेट द पर्पस ऑफ पैकेजिंग द टैबलेट इन ए कॉरुगेटेड बॉक्स। सिंपल भी है, ट्रांसपोर्टेशन की पूछ रहे हैं, स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, 3 हेल्प करेगी। केस स्टडी भी देख लेते हैं। गुड लिविंग लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉस्किटोज रिपेलेंट टैबलेट्स। दीज टैबलेट्स आर पैक्ड इन स्ट्रिप्स ऑफ 12 टैबलेट्स ईच। Each of these strips are packed in a cardboard box. 48 such boxes are then placed in big corrugated box and delivered to various retailers for sale. State the purpose of packaging. ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की बात हो रही है और उसके 3 काम होते हैं, स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। 9th केस स्टडी है, यहाँ पर कह रहे हैं which can be used by the hotel through which large number of prospective pilgrim tourists all over the country and also abroad can be reached, informed and persuaded to use incentive. देखिए
Shri Maya Hotels in Indore was facing problem of low demand for its room due to off season. The MD of hotel, Mr. Sakina, was very worried. She called upon the marketing manager, Mr. Kapoor, for his advice. He suggested that the hotel should announce an offer of 3 days and 2 nights hotel stay package with free breakfast and 1 day religious visit to Omkareshwar and Mahakaleshwar temples. The MD liked the suggestion very much. Identify the promotional tools. देखिए उन्होंने पूरा पैकेज बना दिया ना, और एकदम से अटेंशन को लेने के लिए फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, सेल्स प्रमोशन। 10th केस स्टडी है, इसमें कह रहे हैं, क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट अनुष्का एंड सुमित विल हैव टू इन्वॉल्व इन द मार्केट मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। ठीक है, अभी देखिए, एवरी टाइम आई ट्रेवल पीपल आस्क्ड मी टू ब्रिंग देम चिप्स, खाकरा, पिकल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सेज अनुष्का। फाइनली शी एंड हर colleague Sumit decided to make out of it. They launched a Facebook bags, asked people what they wanted, and they came up with a list of about 100 places and tied up with 24 vendors to begin with. They were servicing people from Jaipur who wanted spices from Kerala, people from Panipat who wanted halwa from Jammu, and people from Delhi who ordered for fresh tea leaves from Darjeeling. Though their business, they wished to bridge the gap between seller and buyer. The business is now worth million. Explain 2 important activities. 2 important activities बतानी है, अनुष्का और सुमित करेंगे इस काम को करने के लिए। सिंपल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट है, उनको काम करना है ऑर्डर प्रोसेसिंग पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, वेयर हाउसिंग पर और इन्वेंट्री कंट्रोल पर। 11th केस स्टडी है, यहाँ पर है, अगेन हमें कंसेप्ट चूज करनी है। Beauty Product Limited is a natural and ethical beauty brand famous for offering organic beauty products for men and women. The company uses plant-based material for its product and is the #1 beauty brand in the company. It not identify the marketing management philosophy. Identify करना है by beauty products. तो ये कह रहे हैं कि कंपनी प्लांट बेस्ड मटेरियल को यूज़ कर रही है, तो ये सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। 12th केस स्टडीज है, द अबव पैरा डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यूज्ड बाय हरियम टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी। हरियम इज ए फेमस चेन सेलिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट. देयर प्रोडक्ट इंक्लूड्स चिप्स, बिस्किट्स, स्वीट्स, स्क्वैशेस. It charges a comparatively higher price than its competitor as it sells quality product. Besides, it offers regular discounts to its customer and easy credit terms to its retailer. It has 5 of its own retail shops. It also sells its product through various grocery stores. To that, the product are made available to customer at right place in the right quantity at the right time. It regularly uses different communication tool to increase the sale. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? चारों एलिमेंट पर इन्होंने बात कर दी है। प्रोडक्ट के बारे में कह रहे हैं कि प्रोडक्ट में चिप्स है, बिस्किट है, स्वीट्स हैं। प्राइजेस की बात हो गई कि वो रेगुलरली डिस्काउंट दे रहे हैं, इजी क्रेडिट टर्म्स पर चीज़ें बेच रहे हैं। प्लेस की बात होगी, उनकी अपनी 5 अपनी रिटेल शॉप हैं और अपने ग्रोसरी स्टोर के थ्रू भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रमोशन की भी बात कर दी कि डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल वो यूज़ करते रहते हैं। 13 केस स्टडी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिस्कस्ड अबव. Maruti Vega Limited entered into the market with colored television and have now introduced product like audio system, air conditioner, washing machine. The company is not only offering the product but also handling complaint and offering after sales services. ये भी किस में जा रहा है? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ही जाएगा। 14th केस स्टडी, 14th केस स्टडी है, एक्सप्लेन द 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विद रेफरेंस टू अबव पैराग्राफ। 3 फंक्शंस, टोटल 12 फंक्शंस हमने पढ़े हैं, देखने कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं। राधिका वॉज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12th. हर फादर वॉज ए फार्मर who grew different varieties of rice and was well versed about various aspects of rice cultivation. He was also selected by the government for a pilot project on rice cultivation. As a pilot project work in
As a project work in business studies, she decided to study the feasibility of marketing good quality rice at a reasonable price. Her father suggested her to use internet to gather customer views and opinion. She found that there was a huge demand for packaged organic rice. She knew that there was no predetermined specification in case of rice, because of which it would be difficult to achieve uniformity in the output. To differentiate the product from its competitor, she gave it the name of Malabarri organic rice and classified it into 3 different varieties, namely Popular, Classic, Supreme. Based on quality, she felt that these names would help her in product in differentiation. देखिए 3 काम कर दिए उन्होंने. पहली चीज़ है इंटरनेट को यूज़ करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की. फर्स्ट फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन. दूसरी है प्रोडक्ट को उन्होंने कहा कि एक प्री डिटरमाइंड तरीके से तैयार किया, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग. लास्ट में उन्होंने नाम रख दिया, डाइवर्सिफाई किया, ग्रेडिंग की बात हो गई. और लास्ट केस स्टडी कर रहे हैं आज के दिन 15. नेम एंड स्टेट द कम्युनिकेशन टूल यूज बाय द मार्केटर इन द अबव केस टू इम्प्रूव इट्स इमेज. बहुत आसान है. इमेज इंप्रूव करने के लिए कोई मार्केटिंग टूल है तो है ही सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिलेशन. आप केस स्टडी चाहे ना भी पढ़ो इसमें. एक कंपनी वॉज मार्केटिंग वाटर प्योरीफायर विच वॉज very popular due to their quality. After sales services provided to customer, the company was a leading company in the market and earning huge profit. Because the huge profit, the company ignored the after sales services. As a result, its relation with customer got spoiled and the image of company was damaged in public. The top management became concerned when the profit for the current quarter fell steeply. On analysis, it was revealed that ignoring the after sales services was its reason. Therefore, the company took all possible measures to protect and promote its favorable image in the eye of the public. As a result, the goodwill of the company improved in society. तो टूल तो है, पब्लिक रिलेशन जाएगा. और पब्लिक रिलेशन हेल्प करता है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ाने में, और यहाँ पर है कंट्रोवर्सीज के जो टाइम होते हैं उसके अंदर कंपनी की इमेज को वापस से रीस्टेब्लिश करने में. तो आज के लिए इतना ही. ये हमारी केस स्टडी हो गई है. मार्केटिंग की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और इसको बहुत ध्यान से करिएगा. इसमें से ज़्यादातर चांसेस है केस स्टडी इजी आने के. डायरेक्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली इस चैप्टर में से कम आते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.